हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहने वाला है वही चीज है जैसे आप बाहर थंबनेल पर देख रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर पे भी हम हमारा एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यानी कि पेपर सेकंड। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी प्रीवियस ईयर पेपर हम आज डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर को डिस्कस करने वाले हैं। तो वही चीज मैं आपको बोलूंगी, मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चंस करा तो दूंगी, ओके, बट थ्योरी वाला पोर्शन को यहाँ कराना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। क्यों? आपको पता है हमारे लेक्चर्स एक घंटे के रहते हैं, तो वो सारे को यहाँ पर कवर कराना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो थ्योरी वाला पोर्शन हम स्किप करते हुए जाएंगे क्योंकि उसके लेक्चर्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ। तो वो लेक्चर्स की वो जो है उस लेक्चर्स के जो हमारी लिंक है, जो मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर अपलोड करा चुकी हूँ, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर शेयर कर दूंगी। अगर आपको वीडियो की जरूरत है, नोट्स की जरूरत है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका प्रेजेंटेशन, इसकी सारा पेपर जो है, इसका जो इतना प्रेजेंटेशन मैं आपको शो कराने वाली हूँ, क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर शेयर कर दूंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेकंड पेपर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पूछा गया, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ ये चीज, कि आपसे क्वेश्चन किया गया है कि क्रॉस कंजुगेशन को एक्सप्लेन कीजिए और कुछ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कीजिए। देखिए क्रॉस कंजुगेशन, अभी आपसे यहाँ पर को क्रॉस कंजुगेशन पूछा गया है, पर जरूरी नहीं है आपसे क्रॉस कंजुगेशन पूछा जाए। मे बी आपसे क्या पूछ ले, हाइपर कंजुगेशन पूछ ले, मे बी आपसे नॉर्मल कंजुगेशन पूछ ले, मे बी आपसे रेजोनेंस पूछ लीजिए। तो ये जो चार टॉपिक है, कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस, इससे आपका शॉर्ट नोट पूछा ही पूछा जाता है। यहाँ आपसे क्रॉस कंजुगेशन पे पूछा है, ओके, और ज्यादा चांसेस क्रॉस कंजुगेशन और हाइपर कंजुगेशन के पूछे जाते हैं। ओके, तो उन दोनों के ज्यादा चांसेस है, बट ये आप चारों टॉपिक को कवर कीजिएगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसके लेक्चर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ, एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर आपने करना है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ज्यादा एग्जाम्पल मत कीजिएगा। यहाँ पर बस क्रॉस कंजुगेशन को एक्सप्लेन कीजिए, 2 एग्जाम्पल आप लगा देते हैं तो वो काफी इनफ है। ठीक है, वो काफी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, अब ये थ्योरी है, इसे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो हम दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका होमो एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी। तो देखिए मैंने आपको ये पहले भी बोला था कि आपका एरोमेटिसिटी पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखिए, आपसे डायरेक्टली शॉर्ट नोट पूछा गया है होमो एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी पे। ओके, तो अब ये दोनों शॉर्ट नोट भी मैंने आपको पढ़ाई है। होमो एरोमेटिसिटी क्या होती है, एग्जांपल्स वगैरह सारी चीजें मैंने डिस्कस कराई है। एंटी एरोमेटिसिटी भी मैंने डिस्कस कराई है, तो ये पॉइंट तो हम यहाँ पर स्किप करेंगे क्योंकि इसका थ्योरी मटेरियल नोट्स मैं आपको पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। बट एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, वो ये कि देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन होमो एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी पे है। ओके, पर जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे आपको एरोमेटिसिटी पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैंने आपको पहले भी बोला था। एरोमेटिसिटी पे आपसे डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा जाएंगे कि बताओ एरोमेटिसिटी क्या होता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है, मे बी आपसे पूछ ले क्राइटेरिया बताओ एरोमेटिसिटी का, मतलब कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई जो हमारा गिवन कंपाउंड है वो हमारा एरोमेटिक है। ओके, या क्वेश्चन ऐसा आएगा, या क्वेश्चन आपसे ऐसे बोलेंगे जैसे आपके सिलेबस पे डायरेक्टली लिखा है बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड के लिए एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन कीजिए। तो डायरेक्ट एरोमेटिसिटी नहीं पूछा है, वहां आपसे बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड की रिस्पेक्ट में पूछा गया है। बेंजोनाइड कंपाउंड क्या होता है पहले भी बताया। बेंजोनाइड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होता है जिसमें बेंजीन एक न्यूक्लियस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि कोई स्ट्रक्चर में अगर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग आपके पास होगी, जैसे नेफ्थलीन, फिनेंथ्रीन होते हैं ना, एंथ्रासिन होते हैं, इनके पास क्या होता है, बेंजीन रिंग का जैसा स्ट्रक्चर होता है, एटलीस्ट एक बेंजीन होती है। ओके, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एटलीस्ट एक बेंजीन का स्ट्रक्चर हो, ऐसे कंपाउंड को हम बेंजोनाइड कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक तो हैं, बट वहां पर को उनके स्ट्रक्चर में बेंजीन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड को हम नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड कहते हैं। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में आपको एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करने को पूछा जाएगा। ओके, और तीसरा क्वेश्चन जो एरोमेटिसिटी से पूछा जाता है वो ये कि आपको एन्युलिन के रिस्पेक्ट में एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकते हैं, डायरेक्टली एन्युलिन के रिस्पेक्ट में, या फिर कोई पर्टिकुलर एन्युलिन दे दिया जाएगा जो एक्सेप्शनल केस होगा, जैसे कॉट वगैरह है, उनके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताते भी जा रही हूँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ये देखो, होमो एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी दोनों एक्सप्लेन करें, एग्जांपल्स वगैरह बताए हैं। साथ ही साथ आप एरोमेटिसिटी को भी पढ़ेगा और तीनों रिस्पेक्ट में पढ़ेगा, जैसे जैसे मैंने आपको बोला, क्राइटेरिया, बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड और एन्युलिन के रिस्पेक्ट में। ओके, और ये चीज भी पड़ेगा, एंटी एरोमेटिसिटी और आपकी जो एरोमेटिसिटी है, इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप यहाँ पर से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो इसको भी हम स्किप करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या, आप देखिए सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट में आपसे पूछा गया है कि आपने क्या बताना है, हैमिट सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट बताना है। ओके, अब ये हैमिट सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट कहां से आया,
तो देखो ना, ये हैमिट सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट आपका कोई नई चीज नहीं है। जैसे आपने कर्टिन हैमिट प्रिंसिपल पढ़ा है, वही टॉपिक आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कर्टिन हैमिट प्रिंसिपल का ही। ओके, तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, हैमिट प्रिंसिपल मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसको भी हम स्किप करते हैं। उसका लेक्चर का मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर शेयर कर दूंगी। अब ये सेकंड का जो बी पोर्शन है, इसको थोड़ा समझाना है मुझे आपको। वो ये है कि आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट आर द मेजर मेथड टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नंबर ऑफ रिएक्शंस होती हैं, आपको पता है, और उन रिएक्शन की नॉलेज की आपकी रिएक्शन कैसी है, कौन से स्टेप में फॉलो हो रही है, कौन सी टाइप की है, SN1 है, SN2 है, या फिर क्या काइनेटिक्स है, क्या ऑर्डर है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, कौन सा बॉन्ड पहले मतलब कौन सा बॉन्ड पहले ब्रेक कर रहा है, कौन सा बाद में बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलती है, जब हम रिएक्शन की मैकेनिज्म करते हैं। हम रिएक्शन की मैकेनिज्म क्यों शो करते हैं, इसीलिए तो शो करता है ना, हमको रिएक्शन तो बस एक ही स्टेप में खत्म हो जाती है, मैकेनिज्म नंबर ऑफ स्टेप की होती है। क्यों? क्योंकि वो आपको सारी चीजें बताती है कि कब आपका रेट डिटरमाइन हो रहा है, कब आपकी मतलब कैसा आपका रेट है, रिएक्शन फास्ट है, स्लो है, ऑर्डर क्या है, कौन सा बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, कौन सा ब्रेक बॉन्ड बाद में ब्रेक होगा। तो ये सारी चीजें कौन बताती है, मैकेनिज्म। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से मेथड है, मतलब आपने मेजर मेथड बताने हैं जिनका यूज किया जाता है टू डिटरमाइन अ मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से मेथड का आप यूज करते हैं। ओके, अब मे बी आपको ये क्वेश्चन नया लगे, बट आपको मैं पहले ही बता दूं, आप ये क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये कहाँ पढ़ चुके हैं आपको पता है, हम आपके सिलेबस पे एक टॉपिक दिया है काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। ओके, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट को भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट पे क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने ना पूछ के आपसे पूछ लिया है कि कौन से मतलब आप कुछ मेथड बताओ जिसका यूज किया जाता है मैकेनिज्म को डिटरमाइन कराने के लिए। ओके, और वो मेथड क्या है, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो है आपका काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, जो आपके सिलेबस पे डायरेक्टली पूछा गया है। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट वो डायरेक्टली यहाँ पे ना पूछ के घुमा फिरा के पूछ लिया गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस करा दिया है। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये सारे पॉइंट लिखने हैं कि ये सारे क्राइटेरियाज हैं, ये सारे मेथड हैं जिनका यूज करके आप किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिटरमाइन कर सकते हैं। और वो मेथड क्या क्या है, पहला है नेचर ऑफ प्रोडक्ट को देख के कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका नेचर किस टाइप का है, उसके बेसिस पे। दूसरा है काइनेटिक स्टडीज के बेसिस पे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी प्राइमेटिक काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट के बेसिस पे। चौथा है आपका स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट के बेसिस पर। पांचवा है स्टीरियोकेमिकल क्राइटेरिया के बेसिस पे। ओके, तो ये सारे बेसिस आपने पढ़ने, ये सारे क्राइटेरिया, ये सारे मेथड को वहां पे आपने डिस्कस करना है। बट अब यहाँ पे देखिए ना, आपका जो ये क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। तो ये एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट दिए, इट मीन ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। तो 2 मार्क्स के अंदर आप इतना सबको तो डिस्कस नहीं कर सकते। अभी मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन पे बहुत बड़ा आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं। ये मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर को शो कराई हुई है। ये पीपीटी जो है वो इसी आंसर को बता रही है। ठीक है, अब ये इतनी बड़ी पीपीटी है, मैं यहाँ पे इसे डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन सारा मटेरियल क्या है, थ्योरी वाला है। ये सब चीज क्या है, थ्योरी है। तो मैं पीपीटी को डायरेक्टली आपसे शेयर कर दूंगी, आप इसे रिवीजन में ले सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, जो मैंने आपको टॉपिक कराया है प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, ये ही इसका मेन आंसर है। ओके, क्योंकि ये आपके सिलेबस पे, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिएगा, क्योंकि आपसे देखो एग्जामिनर जो है वो आपको उसके पास आपका सिलेबस होता है, वो चीज को ज्यादा कवर करता है जो आपके सिलेबस के अंदर है। बाहर से चीजें आप ऐड करोगे कोई फायदा नहीं है। आपको मार्क्स चाहिए, तो अगर यूनिवर्सिटी में मार्क्स चाहिए तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। ओके, तो ये वाला टॉपिक आपको इसके अंदर आया जाता है, मतलब इसके अंदर रखा जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, आप चाहते हैं इनको थोड़ा डिस्कस करना, ये पॉइंट्स को थोड़ा डिस्कस करना, तो पीपीटी में आपको शेयर करने वाली हूँ, आप ये सारे पॉइंट को वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, व्हाट आर द मेजर मेथड टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। तो ये पांचों मेथड को आप यहाँ पे डिस्कस कीजिए, पांचों क्राइटेरियाज को यहाँ पे डिस्कस कीजिए, थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं। बट ये वाला पॉइंट को आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मे बी इससे डायरेक्टली शॉर्ट नोट पूछ ले। अगर शॉर्ट नोट नहीं पूछ रहा है तो ऐसे ही घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए। ठीक है, और ये थ्योरी में आपको यही चीज बोला है, यहाँ पे जो मैंने थ्योरी लिखी है, ये थ्योरी आपको यही बोल रही है कि आपको पता है रिएक्शन मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आपको क्या बताती है कि जो आपने रिएक्शन करवाई है उसके स्टेप्स क्या है, और वो स्टेप में आपको सारी चीजें बताती है कि किस स्टेप को आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे, आपकी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, पहले बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, कौन सा बॉन्ड बाद में ब्रेक करेगा। तो रिएक्शन के अंदर जितनी भी सारी चीजें हुई उन सबको एक्सप्लेन करने का काम होता है मैकेनिज्म को, और मैकेनिज्म का। और मैकेनिज्म को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास ये सारे स्टेप्स होते हैं, ये 5 क्राइटेरियाज होते हैं। ओके, तो यही चीज यहाँ पर को लिखी हुई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगी। पूरा थ्योरी है तो यहाँ पर डिस्कस नहीं कराते हैं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए काफी इजी है थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है राइट डाउन द इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि कार्बोकेटाइन के जनरेशन के लिए, जनरेशन मतलब कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के लिए आपको के पास क्या क्या मेथड है। ओके, अब देखो ये वाला टॉपिक कहाँ से आपको बता, आपके सिलेबस पे ये भी है, कार्बोकेटाइन एज अ इंटरमीडिएट, कार्बो एनाइन एज अ इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, नाइट्रीन, कार्बिन, ये 6 के 6 को एज अ इंटरमीडिएट आपने एक्सप्लेन करना है। मैं आपको एक्सप्लेन करा चुकी हूँ, वहां मैंने आपको सारी फीचर्स इनके बताई थी, इनकी रिएक्टिविटी बताई थी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक बताया था, इनका जनरेशन बताया था, इनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताया था, सब कुछ मैं वहां आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बट इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, सीधे जनरेशन पे क्वेश्चन आया, तो मैंने इसको भी यहाँ पर ऐड किया हुआ है, इसको भी मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन थर्ड है आपका, थर्ड में आपसे पूछा है कार्बोकेटाइन के जनरेशन की मेथड बताओ। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स है, क्योंकि ये पूरा थर्ड क्या है, 4 मार्क्स का है, ये पार्ट 2 मार्क्स का, ये पार्ट 2 मार्क्स का। ओके, तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। देखो जनरली क्या है, आप दो मेथड को यहाँ पे डिस्कस करना फॉर जनरेशन ऑफ ए कार्बोकेटाइन। दो मेथड क्या है, पहला मेथड है आपका डायरेक्ट आयनाइजेशन, दूसरा मेथड है आपका प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स। ओके, अब पहले मैं आपको पहले मेथड पे लेके चलती हूँ, डायरेक्ट आयनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट आयनाइजेशन मतलब जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, डायरेक्ट आयनाइजेशन मतलब यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, सीधे आयनाइजेशन किया है। आयनाइजेशन मतलब आयंस का जनरेशन किया है। ओके, अब डायरेक्ट आयनाइजेशन मतलब क्या हुआ कि आप अगर यहाँ पर आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, आपको क्या होगा, कोई एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, आपने इस टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो कि एक टाइप का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसमें डायरेक्ट आयनाइजेशन कराया का मतलब क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल को डायरेक्टली आयंस में ब्रेक कर दिया। ओके, तो वही चीज यहाँ पर लिखा है कि डायरेक्ट आयनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर आप बोल सकते हैं ऑर्गेनिक हैलाइड, ऑर्गेनिक हैलाइड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट उस कंपाउंड में आपके पास एक हैलाइड ग्रुप है, यानी कि कोई एक्स ग्रुप है, एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी यहाँ पर को प्रेजेंट है। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिक हैलाइड में आपने डायरेक्ट आयनाइजेशन किया, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्ट आयनाइजेशन होगा, यानी कि इस मॉलिक्यूल को डायरेक्ट जब आप आयंस में तोड़ेंगे, तो वहां पर आपको एक प्रेजेंस की जरूरी नीड होती है। वो प्रेजेंस क्या होता है, हाई पोलर मीडियम। यहाँ पे जो रिएक्शन कंडीशन है, रिएक्शन कंडीशन में आपके पास क्या होना चाहिए, कोई एक पोलर मीडियम होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हैं पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। ओके, अब पोलर सॉल्वेंट क्या होगा, कुछ भी ले लीजिए, वाटर, अल्कोहल वगैरह कुछ भी ले लीजिए, ईथर वगैरह कुछ भी ले लीजिए यहाँ पर को, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कोई पोलर सॉल्वेंट लिया हुआ है, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे हुई वो भी मैं आपको बता सकती हूँ, आप मैकेनिज्म भी यहाँ पर को शो कर सकते हैं। तो क्या हुआ, डायरेक्ट आयनाइजेशन मतलब आयंस में टूटना, तो देखो कितना आसान है आयंस में तोड़ना। आपके पास ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर को क्या होगा, आपको इसे आयंस में तोड़ना है तो आप क्लीविज कराएंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट क्लीविज कैसे होती है, मैंने आपको बोला है कि क्लीविज आपकी दो टाइप की होंगी, एक होता है होमोलाइटिक क्लीविज, एक होती है हेट्रोलाइटिक क्लीविज। ओके, तो अच्छे नंबर चाहिए तो आप यहाँ पर को प्रॉपर लिखिएगा कि आपने कौन सी क्लीविज कराई। तो होमोलाइटिक क्लीविज क्या होती है, मैंने आपको बोला है कि होमोलाइटिक क्लीविज आप तब कराते हैं जब आपको रेडिकल्स चाहिए होते हैं, फ्री रेडिकल्स चाहिए होते हैं। ओके, लेकिन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज आप कब कराते हैं, जब आपको कोई कार्बोकैटायन या फिर आपको कोई एनाइन चाहिए होता है, यानी कि जब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज चाहिए। जरूरी नहीं है कि कार्बोकैटायन और कार्बो एनाइन, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीसीज जब आपको चाहिए, तब आप क्या कराते हैं, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कराते हैं। लेकिन जब आपने पॉजिटिव नेगेटिव स्पीसीज नहीं चाहिए, आपको रेडिकल्स चाहिए, आप एक सिंपल फ्री रेडिकल फॉर्म करना चाहते हैं, तो उस केस में जो क्लीवेज आप कराएंगे वो कौन सी क्लीवेज होगी, होमोलाइटिक क्लीवेज होगी। ओके, अब देखो यहाँ पर हम कौन सी क्लीवेज कराएंगे, हमें तो कैटाइन चाहिए, हमें तो एक पॉजिटिव आयंस चाहिए, तो आयंस के लिए हम कौन सी क्लीवेज कराते हैं, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कराते हैं। ओके, तो अब मैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, वो भी समझा देती हूँ, वैसे मैं आपको 10 बार ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। देखो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज मतलब क्या होता है, आपके पास दो एटम्स होंगे, ये दो एटम है ए बी, मैंने यहाँ पर दिखाया, इनके बीच में क्लीव करानी, क्लीवेज कराने मतलब इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना है। अगर मैं ये बोल रही हूँ ये मेरा बॉन्ड क्या है, हेट्रोलाइटिक है, अभी मैं सिर्फ हेट्रो को ही डिस्कस कराऊंगी, होमो को नहीं कराऊंगी क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो देखो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज मतलब क्या हुआ, तो देखो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज मतलब ऐसी क्लीवेज जब आपको जो बॉन्ड क्लीव करेगा, तो आफ्टर क्लीवेज आपको या जो ए पॉजिटिव मिल सकता है, या फिर आपको बी नेगेटिव मिल सकता है, या फिर ए नेगेटिव मिल सकता है, बी पॉजिटिव मिल सकता है। ओके, अब ये कैसे स्पीसीज मिली वो मैं आपको डिस्कस कराती हूँ। देखो होता क्या है ना, ये जो ए बी ने आपस में बॉन्ड बनाया, ये कौन सा बॉन्ड है आपको पता है, ये एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड तब फॉर्म हुआ जब ए के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, बी के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन था, इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तो आपको पता है एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर को क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने क्या किए, अपने आप को शेयर किया, मतलब ए ने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बी ने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया,
दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करा के एक बॉन्ड बनाया, तो ऐसे शेयरिंग से बने हुए बॉन्ड को आप क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये जो बॉन्ड बना है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, अब हमको दिखता तो ऐसा है कि ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कुछ शेयर किया, बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया और इनके बीच में बना बॉन्ड। ओके, बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है, मैंने आपको पहले भी बोला है, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस कॉर्नर पे कभी प्रेजेंट नहीं रहते, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंटर पे। ओके, यहाँ पर। ओके, अब होता क्या है, सेंटर पे तो ये प्रेजेंट होता है, बट होता क्या है कि अगर मैं बोलूं इस ए और बी में से जो मेरा बी ग्रुप है ना, ये एक टाइप का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला एलिमेंट है। ओके, तो होगा क्या, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये क्या करेगा, सेंटर पर जो ये दो इलेक्ट्रॉन बने हुए थे, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का बिहेवियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का। तो हुआ क्या कि हमको ऐसा लगता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन है सेंटर पे, बट ये सेंटर पे नहीं होते, कहाँ होते हैं, बी के क्लोज होते हैं, क्योंकि बी एक टाइप का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो क्या हुआ, ए और बी में क्या हुआ, बी के दोनों, बी के साइड के ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। अब हुआ क्या, बी के पास दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा बी है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पार्शियल नेगेटिव। देखो अब मैं इस बी के ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं कहूंगी, क्यों, क्योंकि बी के ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज तब कहती जब इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्लीव हो जाता, और बी के पास ये दोनों नेगेटिव चार्ज होते, पर्सनली होते। ओके, बट बी के पास ये दोनों नेगेटिव चार्ज नहीं है, एक नेगेटिव चार्ज आपका, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी के होते तो हम क्या बोलते, बी के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन है। ओके, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन बी के पास तो है, पर पूरा का पूरा बी के नहीं है, समझ में आ रहा, बी के क्लोज है, बट बी के पूरे बी के नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने ए के साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है। ओके, अब क्या होता है ना, बी को ऐसा जस्ट फील होता है कि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो बी के ऊपर क्या लग जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिविटी बढ़ गई, क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच दिया। अब ए बेचारे को लगता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो बी की ओर अट्रैक्ट हो गए, इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिविटी कम हो गई, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों नेगेटिव चार्ज किसकी ओर चलेगी, बी की ओर चलेगी, इसलिए बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। तो ए के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, बट कौन सा पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल। हम लोग पॉजिटिव चार्ज पूरा नहीं लिखेंगे, पूरा कब लिखते, जब बी के ए के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पर, बट इसको जस्ट फील हो रहा है कि इससे इलेक्ट्रॉन दूर चले गया, इसलिए हम यहाँ पर को पार्शियल का साइन लगाते हैं। ओके, तो पहले ये सारी कंडीशंस होती हैं, उसके बाद हम लोग क्या कराते हैं, इन दोनों के बीच में क्लीवेज कराते हैं। और आप अब खुद बताइए, अगर मैं यहाँ पर को बॉन्ड क्लीव करूंगी तो क्या होगा, बॉन्ड क्लीव करूंगी तो मेरा जो ए है वो पॉजिटिव चार्ज देके बाहर जाएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर शिफ्ट हुए हैं, बी की ओर शिफ्ट हुए हैं। तो बी के ऊपर क्या लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन तो बी की ओर थे। तो जैसे आप बॉन्ड तोड़ेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे बी की ओर, और बी बन जाएगा नेगेटिव चार्ज और ए बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ऐसे ही आपको क्या होता है, इस टाइप की क्लीवेज को आप क्या बोलते हैं, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। ओके, तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, हम ये दोनों इलेक्ट्रॉन को किसी एक पर्टिकुलर एटम को दे देते हैं, तो जिस एटम को हम देंगे वो तो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और दूसरा एटम जो बेचारे का इलेक्ट्रॉन हमने दूसरे एटम को दिया है, ये क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसी वजह से इसी टाइप की क्लीवेज को हम बोलते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की वजह से हमें कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब यहाँ पे भी हमने सेम चीज की, आप कैसे किया, आप यहाँ पे देखिए कितना कलरफुल हो गया, एक मिनट रुकिएगा। ओके, देखिए यहाँ भी सेम चीज हुआ, क्या हुआ, हमने क्या किया, कार्बन और सीएल के बीच का बॉन्ड लिया। अब आप बोलेंगे कार्बन और सीएल का ही क्यों लिया, हमको बॉन्ड क्लीवेज करानी थी, तो हमारे पास तो ये चार बॉन्ड है, हमारी मर्जी इन चारों में से किसी को भी क्लीव करा देते, बट ऐसा नहीं होता, आप चारों में से किसी को भी क्लीव नहीं करा सकते, आप उसको क्लीव कराएंगे जिसको तोड़ना बहुत आसान है। देखो कार्बन से सीएल को निकालना ज्यादा आसान है या मिथाइल ग्रुप को निकालना बहुत आसान है, आपको पता है सीएल का, क्यों, क्योंकि जो आपके ये एक्स ग्रुप होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये एक अच्छी लिविंग ग्रुप होता है, इनको निकालना बहुत अच्छा होता है, समझ पा रहा, ये अगर आप इनको, अगर आप चाहते हैं, देखो आप चाह रहे हैं कि कार्बन से ये मिथाइल ग्रुप बाहर जाए, क्लोरीन ना जाए, क्लोरीन यहीं रहे, मिथाइल ग्रुप बाहर जाए, क्योंकि हमने तो एक बॉन्ड तोड़ना है, कार्बन से तोड़ना है, चाहे कार्बन से मिथाइल का तोड़ो या फिर क्लोरीन का तोड़ो। ओके, किसी एक का तोड़ना है, तभी हमारे आयंस बनेंगे। तो आप चाह रहे हैं मिथाइल ग्रुप को तोड़ना, बट ये मिथाइल ग्रुप नहीं टूटेगा, क्यों, क्योंकि ये कार्बन के पास एक ऐसा ग्रुप है जो एज अ लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है, लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है, मतलब वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर आप इसे यहाँ से तोड़ के बाहर भी फेंक देंगे, रिएक्शन कंडीशन से बाहर भी डाल देंगे, तब भी ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन तो एक नेगेटिव एलिमेंट है,
नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज लग भी जाएगा तो भी ये खुश है, क्योंकि आपको पता, मतलब खुश तो भी नहीं तो ये खुशी है, क्योंकि देखो कोई अगर आपके पास पॉजिटिव एलिमेंट है, अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है और वो पॉजिटिव है, तो अगर मैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाऊं तो ये खुश हो जाएगा, लेकिन कोई मेरा एलिमेंट पॉजिटिव है, इसके ऊपर मैं नेगेटिव चार्ज लगाऊं तो ये दुखी हो जाएगा। वही चीज है, आपका जो मिथाइल ग्रुप है ये आपका कोई पॉजिटिव एलिमेंट, मतलब कोई ये नेगेटिव एलिमेंट नहीं है, ये एक टाइप की पॉजिटिव स्पीसीज ही है, आप ऐसा बोल सकते हैं। कार्बन एक टाइप की पॉजिटिव स्पीसीज है, तो अगर कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये तो सैड ही होगा ना, तो ये ऐसा कराना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कराते हैं, ऐसे ग्रुप को बाहर निकालने का ट्राई कराते हैं जो एज अ लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करे। लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करे मतलब अगर हम उसे निकाल के बाहर भी फेंक दे रहे हैं रिएक्शन कंडीशन से, तब भी जाके वो खुश रहे। तो ये क्लोरीन जो है आपकी, क्लोरीन क्या, कोई भी हेलोजन एटम आप उठा लीजिए, सबसे ज्यादा आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अगर आयोडीन आपकी रिएक्शन कंडीशन में है, कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में है, तो आप आयोडीन को बाहर निकालिए, क्योंकि आयोडीन एज अ नेगेटिव चार्ज बहुत अच्छा रहता है, बहुत स्टेबल होता है। ओके, तो अब हमने भी यही चीज किया, मैंने आपको बहुत सारी फालतू चीजें बता दी यहाँ पे। तो देखो मैंने आपको वही चीज किया, मैंने क्या किया, यहाँ पर को कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड क्लीव किया, और बॉन्ड कैसे क्लीव करना है, हेट्रोलाइटिकली। तो आप यहाँ पर को लिखेंगे कि हमने जो क्लीविस किया वो हेट्रोलाइटिक क्लीविस किया। हेट्रोलाइटिक क्लीविस करने की वजह से क्या होगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड क्लीव करना है। तो कैसे क्लीव होगा, मैंने बोला हेट्रोलाइटिक क्लीविस क्या कहती है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनकर बॉन्ड बना रहे थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को आप एक एटम को दे देंगे। और कौन सी एटम को देंगे, आपको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को देंगे, क्योंकि कौन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन और क्लोरीन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। तो कार्बन तो एक पॉजिटिव स्पीसीज है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी नहीं करेगी। तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर अट्रैक्ट हुए, क्लोरीन की ओर अट्रैक्ट हुए। तो जैसे ये क्लोरीन की ओर अट्रैक्ट हुए और हमने बॉन्ड तोड़ा, तो क्या हुआ, क्लोरीन तो एज अ नेगेटिव चार्ज बाहर निकला, कार्बन एज अ पॉजिटिव चार्ज हमको मिला। तो देखो यही चीज तो हमने की, कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड क्लीव किया, कार्बन एज अ पॉजिटिव चार्ज मिला, क्लोरीन एज अ नेगेटिव चार्ज, तो बन गया आपका कार्बोकैटायन। समझ में आया। तो अब ये बॉन्ड भी तोड़ते तब भी आपको कार्बोकैटायन मिलता, बट आपको जो बाहर से ग्रुप निकलता वो क्या होता, CH3 नेगेटिव। ठीक है, ये आपका क्या बन जाता है, एक मतलब मिथाइल एनाइन टाइप का मॉलिक्यूल बन जाता है। ओके, और आपको पता है मिथाइल एनाइन आपका अनस्टेबल स्पीसीज होती है, लेकिन क्लोरीन नेगेटिव एक टाइप की स्टेबल स्पीसीज होती है। तो हम किसको निकालेंगे, क्लोरीन को निकालेंगे, मिथाइल एनाइन को नहीं निकालेंगे। इतनी चीज समझ में आई। तो इस टाइप के मेथड को आप बोलते हैं डायरेक्ट आयनाइजेशन, जिसमें आप बिना कुछ करे, बिना कुछ दूसरी चीज लाए हुए आप क्या कर सकते हैं, सीधे आयनाइजेशन करते हैं, अपने मॉलिक्यूल को, अपने ऑर्गेनिक हैलाइड को सीधे आयंस में ब्रेक कर देते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। दूसरा मेथड आपका क्या है, बहुत इजी है, जो है आपका प्रोटोनेशन ऑफ अ एल्कीन। ये बोल रहा है आप अपने एल्कीन का प्रोटोनेशन कराओ। अगर आपकी एल्कीन में प्रोटोनेशन होगा तो वहां पर को क्या होगा, आपको एक कार्बोकैटायन देखने को मिलेगा। कैसे, देखो ये मेरी एल्कीन है, ठीक है, इस एल्कीन में यहाँ पर कोई आर ग्रुप है, कोई भी आर ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर को क्या है, अगर मैं इसमें प्रोटोनेशन कराऊं, तो प्रोटोनेशन आपको पता है, प्रोटोनेशन क्या हुआ, एडिशन ऑफ प्रोटोन, H पॉजिटिव आयन का जब आप एडिशन कराते हैं, इस प्रोसेस को आप बोलते हैं प्रोटोनेशन। ओके, अगर मुझे इस मॉलिक्यूल में एडिशन ऑफ H पॉजिटिव आयन यानी कि H पॉजिटिव को ऐड करना है, तो क्या होगा, यहाँ भी मैं क्लीविस कराऊंगी। और कैसे क्लीविस कराऊंगी, अगेन हेट्रोलाइटिक क्लीविस। तो क्या होगा हेट्रोलाइटिक क्लीविस, देखो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर दिखाती हूँ, जैसे कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है। ओके, अब मुझे इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्लीव करना है। अब बॉन्ड क्लीव करूंगी तो एक को पॉजिटिव चार्ज दूंगी, एक को नेगेटिव, क्योंकि मेरी कौन सी क्लीवेज है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। ये क्या करेगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही पर्टिकुलर एटम के ऊपर शिफ्ट कर देगी। इसके ऊपर शिफ्ट करेगी तो क्या बनेगा, कार्बन नेगेटिव, एक मिनट रुकिएगा, अगर इसके ऊपर शिफ्ट करेगी तो क्या बनेगा, कार्बन एज अ नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड तो टूट गया। और ये वाला कार्बन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट चले गया, यहाँ चले गया, तो ये बन जाएगा कार्बन एज अ पॉजिटिव। ओके, अब मेरी मर्जी में इसे यहाँ भी कर सकती हूँ, यहाँ भी कर सकती हूँ। क्यों, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट एक ही टाइप की बोल सकते हैं, एक ही पॉजिटिविटी के, कार्बन कार्बन है, सेम टाइप के एलिमेंट है। अगर ये कार्बन के बदले ये कोई फ्लोरीन होता तो मैं कहती इसके ऊपर ही जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मेरा फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक टाइप का नेगेटिव एलिमेंट है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, फ्लोरीन की ओर। ओके, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ पे दोनों है आपके कार्बन एटम, तो कार्बन और कार्बन में से आप कंपेयर तो नहीं कर सकते ना, कि ये कार्बन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो आपकी मर्जी, आप दोनों में से किसी पे भी डाल सकते हैं। अभी मैं ऐसा कह रही हूँ, ठीक है, आप दोनों में से किसी में भी डाल सकते हैं, ये मिस्टेक मत कीजिएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगी क्या। आपने क्या किया, सपोज बोला कि चलो हम इस कार्बन को नेगेटिव चार्ज दे देते हैं और इसको पॉजिटिव, तो हमने यही किया, इसको हमने क्या दे दिया, ऐसे किया, यहाँ बॉन्ड क्लीविस की थी हेट्रोलाइटिक, इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब क्या हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहाँ से ये बॉन्ड चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन थे हमने उसे इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया। ओके,
अब क्या होगा, ये H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, अटैक करेगा इस पोजीशन पर, तभी तो हमारा प्रोटोनेशन होगा। तो प्रोटोनेशन हमने जब किया तो देखो ये चीज समझ में आ रही है ना, हमको H पॉजिटिव आयन को ऐड करना है। तो H पॉजिटिव आयन को ऐड करने के लिए हमारे पास एक नेगेटिव आयन होना चाहिए। तो नेगेटिव आयन कैसे जनरेट हुआ, जब हमने यहाँ पर को हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कराए, तब हमने हेट्रोलाइटिक क्लीवेज यहाँ पर को कराए, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इससे यहाँ पर को H यहाँ पर को अट्रैक्ट हो गया। तो अब आपको देखो क्या होगा, CH2 से जब एक H पॉजिटिव आयन इसको मिल जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3। तो ये तो आपका CH3 हो गया, बट ये क्या बच गया, CH पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया आपका कार्बोकेटाइन, समझ में आया। तो एक और आपको कार्बोकेटाइन एज अ इंटरमीडिएट यहाँ पर को मिल गया, ओके। बट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर आप यहाँ पर को एक काम करते, काम क्या करते, आपको जो मैंने कार्बन दिखाया था, एक मिनट रुकिएगा, अगर आप ऐसा करते कि ये वाले जो क्लीवीज है ये यहाँ को ना करके यहाँ को कर देते तो क्या होता, देखो मिस्टेक मत कीजिएगा। देखो अगर आप क्या करते, ये वाले बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ने के बजाय कुछ ऐसे तोड़ देते, यानी कि इसके ऊपर लग जाता नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर लग जाता पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होता, आपको कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन मिलता CH2, और ये बन जाता आपका CH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये आपको कार्बोकेटाइन मिल जाता, ओके। तो हमने ऐसे क्यों नहीं ये कार्बोकेटाइन बनाया, ये वाला कार्बोकेटाइन क्यों बनाया, तो उसका रीजन ये है कि आपको देखना होता है कि आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन कब बन रहा है। ये कार्बोकेटाइन भी पॉसिबल है, ओके, बट ये कार्बोकेटाइन क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और ये कार्बोकेटाइन क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में से कौन ज्यादा स्टेबल है, ऑब्वियस सी बात है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी कैटाइन का फॉर्मेशन नहीं दिखाते, हम किसका दिखाते हैं, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का, समझ में आया। तो हमको क्या चाहिए होती है, हमें स्टेबल, ये आपका प्रोडक्ट बना, आपको समझ में आ रहा है, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। अब ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट आप अनस्टेबल बना देंगे, प्रोडक्ट तो आपका हमेशा स्टेबल होता है। तो आपको ऐसी चीज बनानी होती है जो आपकी स्टेबल है। तो आप ये तो बना सकते थे, ये भी बना सकते थे, बट ये आपका माइनर है, ये आपका मेजर है। अगर आप इसे दिखाएंगे तो चीजें गलत हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि ये आपकी अनस्टेबल स्पीसीज है, अनस्टेबल आपका प्रोडक्ट नहीं बन सकता। अगर ये अकेला चांस आपके पास ये होता तो चलो ठीक है, लेकिन आपकी ये बनने की पॉसिबिलिटी भी है, तो आपको ये एज अ प्रोडक्ट दिखाना है, ये आप नहीं दिखाएंगे, समझ में आया। तो आपको ये भी पता है प्राइमरी क्यों आपका अनस्टेबल होता है, सेकेंडरी क्यों स्टेबल होता है, तो आपको पता है, इसका रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे। देखो होता क्या है कि सेकेंडरी के केस पे आप देखो, ये आपका कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन की साइड में जो ग्रुप प्रेजेंट है, ये एक टाइप के क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ओके। अब क्या है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ओके। तो आप बताओ, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इसके पास कौन सी ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को इस सिस्टम को देने लगेंगे, क्योंकि इनका बिहेवियर क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, जिसकी वजह से जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट करेंगे तो इसकी डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ओके। मतलब ऐसा होता नहीं है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ओके। लेकिन इस केस में देखो, इसके पास देखो, ये एक पॉजिटिव स्पीसीज है, इसके एक साइड पर तो ये ग्रुप है, लेकिन दूसरे साइड कोई ग्रुप नहीं है जो इसको न्यूट्रलाइज करे, इसके ऊपर डेफिशिएंसी है, बट इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके पास नहीं है, इसलिए ये आपका अनस्टेबल होता है, ये आपका स्टेबल स्पीसीज होता है। इतनी चीज क्लियर आई, समझ में आ रहा, मैं आपको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर चुकी मैंने आपको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, बट होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो, क्योंकि पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमने इतना ज्यादा अंदर जाना नहीं चाहिए, हमने थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहिए, बट कोई इश्यू नहीं, ठीक है। आपको समझ में आई ये चीज, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो ये आप प्रॉपर लिखिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ओके। अगला है आपका कंपेयर द क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल पे हमने सेपरेट लेक्चर डाला है, सारे एग्जाम्पल्स वगैरह मैंने आपको वहां डिस्कस करा है, तो आप वहां से ये चीज पढ़ लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर शेयर कर दूंगी। नोट्स चाहिए तो आप नोट्स ले लीजिए, आपको अगर लेक्चर पढ़ना है तो आप लेक्चर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, ये वाला भी हमारा क्या है, थ्योरी वाला पोर्शन है, इससे हम स्किप करते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन भी आपका पूरा थ्योरी वाला रहता है, क्या रहता है, पहले आपने एसएनआई मैकेनिज्म को बताना है कि एसएनआई मैकेनिज्म क्या होता है, बता चुकी हूँ मैं आपको। आपको एनजीपी एक्सप्लेन करना है फिनोनियम आयन के रिस्पेक्ट में, आपको बता चुकी हूँ। अगला क्या है, अगला है आपका S2E मतलब SE2 और SEI रिएक्शन। SE2 SEI रिएक्शन मतलब आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखानी है। आपको पता है 3 टाइप की है, SE1 SE2 और SEI। तो यहाँ पर को आपको सिर्फ 2 पूछी गई है, SE2 और SEI। तो ये भी मैं आपको डिस्कस करा चुकी हूँ, तो इसको भी यहाँ पे डिस्कस कराने का कोई बात नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसके नोट्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारे क्वेश्चन आते हैं थोड़े डिस्कशन वाले। वो है क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन, आप देख लीजिए। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पर कोई एक मॉलिक्यूल दिया है जो कि जनरली आप इसे अमीनो एसिड, ये आपका एक टाइप का अमीनो एसिड है, एल अमीनो एसिड, यानी कि एल सिस्टीन, ओके। तो ये इस एल सिस्टीन मॉलिक्यूल में, जो कि एक टाइप का अमीनो एसिड है,
आपने बताना है कि यहाँ पर कौन सा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, ये R टाइप का मॉलिक्यूल है या फिर S टाइप का मॉलिक्यूल है। तो आपको पता है हमने क्या चेक करना होता है, हम यहाँ पर को इनका क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इनको अरेंज करते हैं और चेक करते हैं कि जो आपकी नंबरिंग है वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का है, पहला पार्ट है कुछ पार्ट ए। तो देखो ये है आपका मॉलिक्यूल, ये है आपका सिस्टीन, ये आपको पेपर पे गिवन है। ये एक टाइप का अमीनो एसिड है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और आपने चेक करना है कि इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये R टाइप का कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा या फिर S टाइप का कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। ओके, तो क्या शो करेगा, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। आपको क्या करना होता है, मैंने आपको बोला आपने पहले कायरल सेंटर ढूंढना है। तो देखो यहाँ पर कायरल सेंटर क्या होगा, ये होगा। कार्बन आपके पास 3 है, एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, बट कायरल कार्बन कौन है, ये वाला। कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच हो, तो ये आपका कायरल कार्बन हो गया। अब आपने क्या करना होता है, इस कायरल कार्बन के साइड्स में जो आपके ग्रुप लगे होते हैं, 4 अलग अलग जो ग्रुप लगे हुए हैं, तो इन 4 ग्रुप में क्या करना होता है, आपने नंबरिंग करनी होती है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। ओके, तो देखो क्या होगा, इस कार्बन के सबसे पहले उस पर देखो आपके पास क्या होगा, ये NH2 मैंने ऐसे लिखा है, बट आपका NH2 कैसा होता है, ये होता है NH2, यानी कि कार्बन जो है वो बॉन्ड किससे बनाता है, नाइट्रोजन से, ना कि हाइड्रोजन से। ओके, तो क्या होगा, कार्बन ने नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया, तो कार्बन के एडजेसेंट पर सबसे लेफ्ट साइड कौन सा ग्रुप है, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन की अपनी एटॉमिक नंबर होता है। दूसरा ऊपर साइड कौन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। लेफ्ट राइट साइड कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, और नीचे साइड भी कौन प्रेजेंट है, कार्बन। तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन में से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को हमने नंबरिंग 1 की। उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया आपका कार्बन, बट कार्बन आपके पास 2 है, देखो ये भी आपका कार्बन है, ये भी आपका कार्बन है, तो आप किसे नंबरिंग देंगे, किसे सेकंड नंबर देंगे। तो आपने क्या करना है, ये दोनों तो कार्बन कार्बन है, आप क्या करो, अब ये दोनों तो सेम है, आप इनके एडजेसेंट वाले, इसके नेक्स्ट वाले एटम पे जाइए। तो देखो इस कार्बन का एडजेसेंट एटम है हाइड्रोजन, लेकिन इसका एडजेसेंट एटम कौन है, ऑक्सीजन। यहाँ साइड भी ऑक्सीजन, यहाँ साइड भी ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या हुआ, वैसे तो ये वाला होगा COH हुआ ना, तो ये हुआ ऑक्सीजन है। ओके, तो क्या हुआ, तो देखो यहाँ पे कार्बन के एडजेसेंट में ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन के एडजेसेंट में हाइड्रोजन। तो बताओ किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन, तो हमने इस कार्बन को नंबर दे दिया सेकंड। ओके, उसके बाद किससे देंगे, ऑब्वियस सी बात है कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन को नंबर थर्ड, इसको नंबर जाएगा फोर्थ। तो बस आपने क्या करना, अब देखो फर्स्ट से सेकंड की ओर जाओ, सेकंड से थर्ड। तो जब आप यहाँ पर नंबरिंग करके जा रहे थे, तो आपको कौन सी डायरेक्शन मिली, आपको मिली ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैंने क्या बोला था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए कौन सा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इस मींस ये जो आपको मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है एल साइरिन, सॉरी एल सिस्टीन, ये जो आपका एल सिस्टीन अमीनो एसिड है, इस एल सिस्टीन अमीनो एसिड का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये एक टाइप का आर टाइप का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा। इतनी चीज क्लियर आई, तो ये आपको बस वहां पर एक्सप्लेन करना था, कितनी इजी है। ओके, अब देखो ना, एक और मैंने एग्जांपल यहाँ पर ऐड किया हुआ है, एक और अमीनो एसिड जो जनरली पूछ लिया जाता है, वो है आपका सेरिन। ओके, तो सेरिन के रिस्पेक्ट पे भी हम लोग बात कर लेते हैं, सेरिन का भी क्या होगा। तो देखो सेरिन का मॉलिक्यूल आपका ऐसा होता है, आपको गिवन होगा, अमीनो एसिड्स हैं, आपके सिलेबस पर अमीनो एसिड का टॉपिक नहीं है, तो अमीनो एसिड आपको गिवन होंगे, ठीक है। तो दिए हुए हैं, तो स्ट्रक्चर का कोई इश्यू नहीं है, बस आपने ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करना है। तो इस साइरिन के लिए क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन एल होगा या फिर आपका एस होगा। तो आप क्या करेंगे, अगेन आपने क्या किया, देखो इनमें नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन को पहला नंबर, अगेन इन दोनों कार्बन में से इसको दूसरा नंबर, इसको तीसरा नंबर, इसको चौथा नंबर। तो देखो अभी भी आप क्या जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो हमने क्या बोला, क्लॉकवाइज के लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये जो सेरिन है इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये एक टाइप का आर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। ओके, ठीक है, ये इसी का स्ट्रक्चर दोबारा लिखा हुआ है, तो इसको स्किप कीजिए। तो देखो समझ गए, सेरिन भी एक टाइप का अमीनो एसिड है, मे बी आपसे सेरिन भी दे दे, अब आपको कोई भी दे दे, अब आपको समझ में आ गया ना एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, आरएस कैसे निकालेंगे। बस आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, क्लॉकवाइज आएगा तो आर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, अगर एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो एस एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इतनी सी समझ में आई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका फिफ्थ का बी पार्ट क्या है, फिफ्थ का बी पार्ट भी आपका सॉल्व करने वाला है। ये क्या है, ये बोल रहा है आपने न्यूमन स्ट्रक्चर बनाना है, न्यूमन प्रोजेक्शन बनाना है, किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का, यानी कि OH CH2CH2OH के लिए आपने क्या बनाना है, न्यूमन प्रोजेक्शन बनाना है, ठीक है। तो काफी इजी है, मैं आपको यहाँ पर लेके चलती हूँ। देखो ये भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, ये है क्वेश्चन फिफ्थ का बी पार्ट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो ये वाले जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं अगर आपने बिल्कुल सही काम कर रखा है तो, ठीक है। तो इसमें आप सीधे बता दोगे एल कॉन्फ़िगरेशन, नंबरिंग करके दिखा दोगे, तो पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन मतलब ऐसा भी नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा लिखना है आपने, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, आपने बस न्यूमन प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है, मैं आपको
दिखाती हूँ ड्रॉ कैसे करना है। यहाँ पे देखिए, देखो कंफर्मेशन निकालना मैंने आपको सिखाया था, सारे कंफर्मेशन न्यूमेन वगैरह निकालना आपको मैंने सिखाया था, तो वही चीज मैं आपको आंसर यहाँ पर बता रही हूँ। तो आपका इथाइलिन ग्लाइकोल जो ये कंपाउंड है, ये 4 टाइप के कंफर्मेशन शो कराता है, 4 टाइप के न्यूमेन कंफर्मेशन ये शो कराता है। तो कौन कौन से हैं, तो देखो पहला होता है आपका पार्शियली इक्लिप्स, दूसरा होता है आपका इक्लिप्स, तीसरा होता है आपका गॉच, और तीसरा चौथा होता है आपका एंटी। ओके, ये 4 टाइप के कंफर्मेशन यहाँ पर को जनरली शो किए जाते हैं। ओके, तो आपको पता है इक्लिप्स क्या होता है, देखो पार्शियली इक्लिप्स मतलब क्या होता है, इक्लिप्स होने वाला हो उसको हम बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स। तो आपको इक्लिप्स पता है, इक्लिप्स मतलब जब आपके सेम ग्रुप आप एक क्या हो, एक दूसरे के आगे पीछे हो, ठीक है, सेम ग्रुप एक दूसरे के एडजेसेंट हो। ओके, तो वही चीज है, देखो आपका कंपाउंड क्या है, ये है CH2OH, यानी कि ये वाले कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन आपका यहाँ पर सेंटर पे है, इसके साथ क्या है, दो तो आपके हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, एक ऊपर क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर को प्रेजेंट है। ओके, तो वही चीज आपने लिखा है, कार्बन की एक साइड, दो साइड आपकी है हाइड्रोजन, एक साइड आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, ये वाला कार्बन क्या करेंगे आप, इसी के एडजेसेंट, इसी के पीछे लिखेंगे, ये कार्बन यहाँ हो गया, इसका अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को आपने इसी के पीछे लिख दिया, ये वाले हाइड्रोजन को यहीं पे लिख दिया, यानी कि दो हाइड्रोजन है, आपने इस हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन लगा दिया, इस हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन लगा दिया, और ऊपर हाइड्रोक्सी के पीछे ये वाला हाइड्रोक्सी लगा दिया। तो यहाँ पे जो ये टाइप का कंफर्मेशन मिला, इसे आप बोलते हैं इक्लिप्स कंफर्मेशन। ओके, और इक्लिप्स कंफर्मेशन सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंफर्मेशन होता है, क्यों, क्योंकि पता है आपको सेम ग्रुप एक दूसरे के पीछे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है, रिपल्शन की वजह से ये कंफर्मेशन आपका क्या होता है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। ओके, सबसे ज्यादा रिएक्टिव और सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। ओके, दूसरा दूसरा जो आपका इथाइलिन ग्लाइकोल शो करता है वो होता है पार्शियली इक्लिप्स। पार्शियली इक्लिप्स मतलब कि यहाँ पर को क्या होता है, ये ग्रुप्स क्या होते हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट, एक दूसरे के क्या होते हैं एग्जैक्ट पीछे होते हैं, बट सेम ग्रुप सेम ग्रुप क्या होता है, एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं होते, मतलब कि आगे आपका हाइड्रोक्सी है तो पीछे आपका क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोक्सी नहीं होगा। अगर हाइड्रोक्सी होता तो कंप्लीट इक्लिप्स बन जाता, लेकिन अगर आपके एक ग्रुप के पीछे दूसरा ग्रुप है बट वो अलग टाइप का है, तो ये क्या बन जाएगा, पार्शियली इक्लिप्स। ये भी आपका अनस्टेबल होता है, बट इतना अनस्टेबल नहीं होता, इक्लिप्स की जितना अनस्टेबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका बल्कि ग्रुप है हाइड्रोक्सी, बट हाइड्रोक्सी ग्रुप के आगे अगर दूसरा हाइड्रोक्सी होता तो दो बल्कि बल्कि ग्रुप तो वैसे ही आपके अनस्टेबल होते, लेकिन यहाँ पर को क्या है, दो ग्रुप एक दूसरे के पीछे हैं बट एक बल्कि है दूसरा बल्कि नहीं है, तो यहाँ पर को अनस्टेबिलिटी तो होगी, ये आपका अनस्टेबल तो होगा बट इतना अनस्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक ग्रुप बल्कि है बट एक आपका नॉन बल्कि है। ओके, तो यहाँ पर को क्या हो गया, देखो ये वाला कंफर्मेशन को आप क्या बोलते हैं, पार्शियली इक्लिप्स। यहाँ पर को ये जो कार्बन एटम है इसका एक हाइड्रोजन यहाँ है, दूसरा हाइड्रोजन ये वाली पोजीशन पे, और हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे। ओके, लेकिन जो पीछे वाला कार्बन है, इस पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोक्सी ऊपर है और दो हाइड्रोजन इस साइड, तो देखो ये एक दूसरे के पीछे ही है, एक दूसरे के एडजेसेंट पे ही है, बट सेम ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं है। इतनी चीज समझ पाई, तो ये था इक्लिप्स, ये हो गया पार्शियली इक्लिप्स, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल, ये आपका उससे कम अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है बट इक्लिप्स से थोड़ा कम है। ओके, अब अगला आ जाता है गॉच। गॉच क्या होता है, गॉच क्या होता है, देखो गॉच के केस में क्या होता है, सब एक दूसरे के अप्रोक्स ऐसे एक एंगल के साथ बैठे होते हैं, ठीक है। तो गॉच के केस में क्या हुआ, ये कार्बन एटम है, कार्बन के दो हाइड्रोक्सी, दो हाइड्रोजन हमने इस साइड डाला, एक इसको यहाँ डाला, देखो ये कार्बन है, कार्बन का एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ डाला, एक हाइड्रोजन को मैंने इस साइड डाला और हाइड्रोक्सी को यहाँ डाला। ओके, लेकिन जो इसके पीछे मेरा दूसरा कार्बन है, इसके हाइड्रोजन को मैंने यहाँ डालने के बजाय क्या कर दिया, नीचे साइड को डाल दिया। ओके, ताकि इनके बीच में क्या हो, रिपल्शन ना हो। ओके, ताकि हमारी स्पीसीज क्या हो जाएगी, एक टाइप की स्टेबल हो जाए। तो एक को यहाँ डाला, एक को यहाँ डाला, एक को यहाँ डाला, तो देखो इन दोनों के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है, एक दूसरे से अच्छे खासे डिस्टेंस में प्रेजेंट है, इट मींस यहाँ पर कोई रिपल्शन नहीं हो पाएगा। तो रिपल्शन नहीं हो पाएगा तो आपकी स्पीसीज आपकी स्टेबल होगी, तो ये बन जाता है गॉच। ओके, अब एंटी क्या होता है, एंटी होता है ये पूरे के पूरे उल्टे हो जाता है, मतलब आगे वाला देखो मैं आपको एंगल के फॉर्म में बताऊं तो गॉच में कितने डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पर को दो ग्रुप्स क्या होता है 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। और आपके एंटी में कितना बनाते हैं, एंटी में ज्यादा बनाते हैं, कितने का बनाते हैं 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं, सॉरी 120 नहीं 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ओके, तो क्या हो गया, देखो यहाँ पर को अगर दो ग्रुप्स एक दूसरे के साथ, आप 3D में समझ रहे हैं ना, दो ग्रुप एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इट मींस इनके बीच में अच्छी खासी डिस्टेंस है, और अगर अच्छी खासी डिस्टेंस है तो इनके बीच में रिपल्शन होने का कोई चांस नहीं है, और अगर रिपल्शन ही नहीं होगी तो आपकी स्पीसीज आपका कंफर्मेशन स्टेबल होगा। तो गॉच कंफर्मेशन आपका स्टेबल हुआ, और एंटी उससे भी ज्यादा स्टेबल हम कहते हैं, अभी मेरी बात सुनो, हम बोलते हैं जनरली कि एंटी कंफर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ दो ग्रुप्स के बीच में क्या होता है 180 डिग्री का एंगल है, एक ग्रुप आपका ऐसे प्रेजेंट है
तो दूसरा ग्रुप आपका क्या है, पूरा इस ऐसे प्रेजेंट होगा, पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो यहाँ पर को तो ज्यादा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो एंटी कन्फर्मेशन को हम सबसे ज्यादा स्टेबल बोलते हैं। लेकिन स्पेशली एक्सेप्शनल केस है आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल के केस में आप लिख भी सकते हैं कि इथाइलिन ग्लाइकॉल के केस पे अनस्टेबल, सबसे ज्यादा अनस्टेबल तो इक्लिप्स है, क्योंकि आपको पता है इक्लिप्स में दो ग्रुप के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन में। तो यहाँ कोई भी एंगल नहीं होता, ठीक है, ये 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंफर्मेशन है। बट इथाइलिन ग्लाइकॉल में सबसे ज्यादा स्टेबल कंफर्मेशन एंटी का नहीं होता, जबकि ये 180 डिग्री का एंगल बनाता है। किसका होता है, यहाँ होता है गॉज का सबसे ज्यादा स्टेबल कंफर्मेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर को क्या है, दो ग्रुप एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। आप देखो यहाँ पर हमने दो हाइड्रोक्सी ग्रुप को एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर रखा हुआ है। जब दो ग्रुप एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन में है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एडिशन इंटरेक्शन होने की वजह से ये गॉज कन्फर्मेशन क्या होता है, एंटी से ज्यादा स्टेबल कंसीडर किया जाता है। तो आपने ये चीज माइंड पर रखनी है कि ये इथाइलिन ग्लाइकॉल के केस में ये 4 कन्फर्मेशन तो आप दिखा देंगे, बट एक्सप्लेन कर दीजिएगा यहाँ पर जो एंगल है वो 0 डिग्री का है, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री। लेकिन हम दूसरे एग्जांपल में क्या बोलते हैं, दूसरे कंफर्मेशन में क्या बोलते हैं कि एंटी फॉर्म आपका ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू गॉज, बट यहाँ पर को हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपका गॉज कंफर्मेशन ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू एंटी कंफर्मेशन। समझ में आया, तो ये कंफर्मेशन होता है आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल का। समझ में आया। अब हम आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन बन गया, ओके। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 5th के बाद आ जाते हैं हम लोग 6, ओके, ये भी है आपका, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 6 क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, अब आपने क्या बनाना है, चेक करना है आपको ये दो कंपाउंड दिए, कौन से हैं, E12 डाइक्लोरोइथेन और Z12 डाइक्लोरोइथेन। इन दोनों कॉम्प्लेक्स में आपने क्या करना है, बताना है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के, मतलब ये दोनों आपके जो एक कंफर्मेशन है, ये आप एक क्या है, ये एनेंशियोमर्स है या फिर आपके डाइस्टीरियोमर है। दो टाइप के कंपाउंड आपको दिए है, 12 E12 डाइक्लोरोइथेन और Z12 डाइक्लोरोइथेन, और एक है आपका प्लस टार्ट्रिक एसिड और है आपका मीसो टार्ट्रिक एसिड। ओके, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स में बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं या फिर डाइस्टीरियोमर्स। ओके, तो आपको पता है एनेंशियोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स क्या होता है। तो एनेंशियोमर्स क्या होता है, रिवीजन ले लेते हैं। एनेंशियोमर्स वो कंपाउंड होता है, वो कंफर्मेशंस को हम बोलेंगे ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स है, जब दो इमेज क्या होगी, या फिर आप बोल सकते हैं दो मॉलिक्यूल एक दूसरे की क्या होंगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएंगी। यानी कि मिरर इमेज तो होंगी, बट उनको उठा के एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो वो सुपर इम्पोज नहीं होंगी। ओके, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स होते हैं। ओके, बट डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनाते, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, बल्कि उन दोनों का क्या होता है, फॉर्मूला वगैरह अगर आप देखेंगे तो सेम होगा। समझ में आ रहा, कंफ्यूज तो नहीं कर रही ना मैं। देखो एनेंशियोमर्स क्या होता है, आपको पता है एनेंशियोमर्स हम उन कंपाउंड को बोलेंगे, उन कंपाउंड के पेयर को बोलेंगे कि ये एनेंशियोमर है, जो क्या करेंगे, मिरर इमेज एक दूसरे की शो करेंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ओके, और उन मिरर इमेज को जब हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, जैसे हम लोग अपने हाथ को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो हमको क्या होता है, अगर हम हाथ दोनों हाथों को अपने देखते हैं तो वो एक दूसरे की मिरर इमेज लगते हैं। लेकिन अगर एक हाथ को उठा के दूसरे हाथ के ऊपर हम रख देते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे को ऊपर क्या होता है, मतलब इम्पोजिबल नहीं होते, वो एक दूसरे को क्या कर देता है, पूरा प्रॉपर ढकते नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है। इसका मतलब ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर। तो हमारे हाथ जो होते हैं वो एक दूसरे, वो क्या होता है, एनेंशियोमर पेयर होते हैं। ओके, और वो और दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स क्या होता है, डाइस्टीरियोमर्स आप किसे बोलेंगे, डाइस्टीरियोमर्स, डाइस्टीरियोमर आप किसे बोलेंगे, डाइस्टीरियोमर्स वो कंपाउंड है जो ना तो मिरर इमेज बनाएंगे ना सुपर इम्पोज होंगे, लेकिन उनका क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला सेम होगा। फॉर्मूला सेम है, जैसे यहाँ पे देख लो 1,2 डाइक्लोरोइथेन 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ये दोनों का फॉर्मूला सेम है, चाहे ई कंफर्मेशन है जेड कंफर्मेशन है, फॉर्मूला तो सेम है। लेकिन अगर ये दोनों कंफर्मेशन एक दूसरे से ना मिरर इमेज शो कराएंगे ना एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे, तो हम इनसे क्या बोलेंगे, ये एक दूसरे की क्या है, डाइस्टीरियोमर्स है। ओके, तो अब एग्जाम्पल के लिए आपको दिया हुआ है E12 डाइक्लोरोइथेन और Z12 डाइक्लोरोइथेन। पहले ये वाला एग्जांपल देखते हैं। तो ये है, देखो E मतलब क्या होता है आपको पता है, E मतलब ये ट्रांस की बात कर रहा है, Z मतलब ये सिस की बात कर रहा है। तो हमने क्या किया, अपने 1,2 देखो 1,2 डाइक्लोरोइथेन को रखा। 1,2 डाइक्लोरोइथेन मतलब ये तो आपका इथेन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ओके, देखो मैं दूसरा इंक लेती हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ये है आपका कार्बन, ये है आपका कार्बन, कार्बन के साथ है हाइड्रोजन, ये है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो आपका इथेन मॉलिक्यूल है, इसमें हमने डाई क्लोरो लगाए, यानी कि एक क्लोरो ये है, एक क्लोरो ये है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे दो क्लोरो क्या है, सेम ग्रुप क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइड है, ये आपका हाइड्रोजन यहाँ है,
तो हाइड्रोजन यहाँ है, क्लोरीन यहाँ है तो दूसरा क्लोरीन यहाँ है, तो ये आपका क्या है, ई फॉर्म है। ई फॉर्म मतलब ये आपकी ट्रांस फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर को सेम ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड प्रेजेंट है। ओके, अब इसी का दूसरा स्ट्रक्चर बनाओ, अगर मैं जेड का बनाऊं, जेड मतलब होता है सिस। सिस मतलब क्या हुआ, ये आपका कार्बन, ये आपका कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका Cl, ये आपका Cl, तो ये क्या बन गया, ये कंफर्म हो गया आपका जेड कंफर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सेम ग्रुप यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड है, क्लोरीन और क्लोरीन आपके सेम साइड है। ओके, तो ये दोनों आपके बन गए दो टाइप के कंफर्मेशन। एक हो गया आपका ये पहला वाला है आपका जेड ई कंफर्मेशन यानी कि E12 डाइक्लोरोइथेन, और दूसरा वाला है आपका Z12 डाइक्लोरोइथेन। ओके, अब आपने चेक करना है कि इन दोनों कंफर्मेशन में से ये दोनों कंफर्मेशन डाइस्टीरियोमर्स है या फिर एनेंटियोमर्स है। तो आपने क्या करना है, बस मैंने देखो इसको इरेज करा देती हूँ। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर को मिरर रख दिया, सपोज मैंने इनके बीच में क्या रख दिया, यहाँ पे मिरर रख दिया। ठीक है, तो अगर मिरर रखूंगी तो क्या होगा, देखो मिरर रखने के बाद क्या आपको ये मिरर इमेज लग रही है, बिल्कुल नहीं लग रही। देखो ये ग्रुप सेम है। ओके, ये वाला पोर्शन तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिरर इमेज है। ओके, ये तो बात तो ठीक है, लेकिन ये दोनों मिरर इमेज नहीं है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, छोटा वाला ग्रुप आना चाहिए था। समझ में आ रहा, ये वाला पोर्शन यानी कि इतना वाला जो पोर्शन है हमारा, इतना पोर्शन जो है ये हमारा तो मिरर इमेज लग रहा है, ये वाला पोर्शन तो मिरर इमेज लग रहा, बट ये वाला पोर्शन आपका मिरर इमेज नहीं लग रहा, ये एकदम कॉपी लग रहा, मिरर इमेज नहीं लग रहा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहे। आप देख लो, ये मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखो, क्या ये सुपर इम्पोज करेंगे, नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ना ये मिरर इमेज है ना ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों जो पेयर है ये क्या है, डाइस्टीरियोमर्स है। इतनी चीज समझ में आई, ये बन गया आपकी डाइस्टीरियोमर। इतनी चीज समझ में आई, यही चीज आपने बताना है, बस आप वहां पर को ऐसे डायग्राम बना के समझा दीजिए। ओके, दूसरा है आपका प्लस टार्ट्रिक एसिड और मीसो टार्ट्रिक एसिड। तो देखो यहाँ पर हमने टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल लिया, ये है आपका प्लस टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, और ये है आपका मीसो। तो आपको पता है मीसो के केस में क्या होता है, मीसो के केस में आपके सेंटर में प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर को पास होनी चाहिए। तो देखो ये आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे जो आपकी मिरर इमेज है वो मतलब ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो रही, जो ऊपर दिख रहा है वही आपको नीचे दिख रहा है, तो ये आपका मीसो फॉर्म होता है। आपको ये चीज तो पता है, स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, हमने ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करनी। तो देखो ये आपकी मीसो टार्ट्रिक एसिड है, ये आपकी प्लस टार्ट्रिक एसिड है। अब आप खुद ही बताइए, अगर मैं इन दोनों के बीच में भी मिरर रख दूं तो क्या ये आपको मिरर इमेज लग रही है, नहीं लग रही है। COH ग्रुप ठीक है, COH ग्रुप, ये COH ग्रुप, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ आपका OH आ रहा है तो यहाँ भी आपका OH आना चाहिए था। समझ में आ रहा है, यहाँ आपका H आ रहा है तो यहाँ भी आपका H आना चाहिए, यहाँ H है तो यहाँ H आ गया। ठीक है, यहाँ OH है तो यहाँ OH है। ठीक है, तो ठीक है, ऊपर वाला तो ठीक है, लेकिन ये वाला बिल्कुल गलत है। ये OH है तो यहाँ OH होना चाहिए था, ये H है तो ये वाला भी H होना चाहिए था, लेकिन ये वाला क्या है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। इट मीन ये आपकी मिरर इमेज नहीं है। ओके, और अगर मिरर इमेज नहीं है तो आप चाहो उसको उठा के इसके ऊपर रख दो, ये आपको सुपर इम्पोज भी नहीं करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर OH है, यहाँ पर आपका H है, तो क्या सुपर इम्पोज करेंगे, नहीं करेंगे। आप इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, ये सुपर इम्पोज भी नहीं कर रहे, ये एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है। इट मीन आपके प्लस टार्ट्रिक एसिड और मीसो टार्ट्रिक एसिड एक दूसरे के क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, ना कि एनेंटियोमर्स। ओके, तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ये दोनों कंपाउंड में आपने चेक करना है कि ये दोनों जो कंपाउंड, ये जो पेयर्स हैं, ये एनेंटियोमर के पेयर है या फिर डाइस्टीरियोमर के पेयर है। तो हमने बता दिया कि ये दोनों डाइस्टीरियोमर्स के पेयर है। इतनी चीज समझ में आई। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, आपने देखो साइक्लोहेक्सेन में स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा चुकी हूँ। मैंने आपको 1-2 के केस में भी बताया था, 1-3 के केस पे भी बताया था, 1-4 के केस पे भी बताया था। यहाँ आपको 1-2 सब्स्टिट्यूशन और 1-4 डाई सब्स्टिट्यूशन के लिए पूछा है, सॉरी 1-2 डाई सब्स्टिट्यूशन और 1-4 डाई सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपके पास साइक्लोहेक्सेन रिंग है जिसमें आपकी पहली और दूसरी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, तब आपने उसका स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं। और अगर आपके पास साइक्लोहेक्सेन रिंग है और उस साइक्लोहेक्सेन रिंग में फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन है, तो उस केस में क्या स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे वो आपने एक्सप्लेन करना है, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है, यहाँ पर डिस्कस भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक मैं आपको डिस्कस करा चुकी हूँ, इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके इसका लेक्चर देख लीजिएगा। अब तो देखो, अब अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है इसमें आपका डिक्लाइन इफेक्ट पे पूछा गया है। तो डिक्लाइन इफेक्ट अगर आपके ट्रांस कंपाउंड में है तो ट्रांस डिक्लाइन, सिस कंपाउंड में है तो सिस डिक्लाइन। तो ये बोल रहा है सिस कंपाउंड के लिए यानी कि सिस डिक्लाइन के लिए और ट्रांस डिक्लाइन को आपने एक्सप्लेन करना है स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट पे। ओके, तो देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, ये डिक्लाइन इफेक्ट वगैरह जो स्टीरियो केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं वो मुझसे छूट गए हैं, तो आपने होप अभी तक वो टॉपिक कवर कर लिए होंगे। अगर नहीं करे होंगे तो मैं इस पर लेक्चर भी बना दूंगी जल्दी, जब मुझ पर टाइम होगा। तो अभी आपने ये टॉपिक कवर किए हैं तो आप इसे खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने ये टॉपिक डिस्कस नहीं कराए हैं तो मैं इसे अभी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। ओके, तो अभी हम इस टॉपिक को स्किप करते हैं, आप इसे डिस्कस कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, अगला टॉपिक क्या है आपका, देखो 7th क्वेश्चन का पहला पार्ट है आपका, आपसे क्या पूछा गया है
Give the detailed description of the optical activity in the absence of a chiral compound in the case of cyclophenes and aspirins. तो आपको पता है कि हमारे पास क्या, अभी देखो यहाँ पे आपको साइक्लोफेन्स और एस्पायरिन्स पूछा है, मे बी आपको बाइफिनाइल दे दे, मे बी आपको अंसा कंपाउंड दे दे, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड आपको वहां पे दिया जाएगा, ये एक टाइप के कैसे कंपाउंड होता है, इनके पास कायरल सेंटर नहीं होता, ओके। अब्सेंस ऑफ इसमें कायरल सेंटर नहीं होता, अब्सेंट होता है। तो इन कंपाउंड के लिए आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करता है। वो सारे लेक्चर्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो आप वहां से एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल को अपने माइंड पर रखिएगा और एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको ऑर्गेनिक की जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वहां भी मैंने पूछा था, इससे आपको क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है, इससे आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ये आपके कैसे कंपाउंड है, इनमें आपकी इन कंपाउंड में जैसे स्पायरिन बोल दिया, बाइफिनाइल बोल दिया, अंसा कंपाउंड बोल दिया, इनमें बोला जाएगा कि इनके पास कायरल कंपाउंड नहीं है, ये आपके कायरल कंपाउंड नहीं है, इनमें कायरल सेंटर एब्सेंट है, ओके। तो इन कंपाउंड के लिए आप ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक्सप्लेन कीजिए। तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, 2-3 एग्जांपल से एक्सप्लेन कीजिए, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो इसको भी यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो हमने करना है वो ये है, देखो ये बोल रहा है हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर देयर इन 4 सेक ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ओके। तो ये जो आपका कंपाउंड है 4 सेक ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, इस कंपाउंड में आपने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स को निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए, देखो मैंने यहाँ पर भी ऐड किया हुआ इसे। आपके पास क्या होता है, आपका अपना फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ओके। अब यहाँ पर को 2 की पावर n में का फॉर्मूला लगाइए आप डायरेक्टली और निकाल लीजिए कि आपके जो गिवन कंपाउंड है, जरूरी नहीं आपको यही कंपाउंड दिया होगा, कोई दूसरा कंपाउंड भी दे दे, उस कंपाउंड में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे। तो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मैंने बोला 2 की पावर n, ओके। और यहाँ पर को n क्या है, n है आपका स्टीरियोजेनिक एटम, यानी कि कायरल एटम को आपने कायरल सेंटर को ढूंढना है। जितने कायरल सेंटर है उसको यहाँ पर आप प्लेस कीजिए और आपको यहाँ पर को आंसर मिल जाएगा कि हाँ आपके पास इतने स्टीरियो आइसोमर्स प्रेजेंट है, ओके। कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे आप जस्ट कायरल सेंटर को चूज कीजिए, आपके कायरल सेंटर कहाँ है, ओके। तो बताइए कायरल सेंटर कौन कौन से, देखो ये सारे के सारे आपके कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, कार्बन होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, इतने सारे कार्बन है, बट कायरल कार्बन कौन होगा आपको देखना है। देखो ये कायरल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको कायरल बोलूंगी तो एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। आपको पता है कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो 4 सेपरेट ग्रुप से अटैच हो, ओके। तो ये वाला जो कार्बन एटम है, इसके बाद 2 अलग अलग ग्रुप तो है, बट यहाँ पर को 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, तो ये कायरल नहीं हो सकता, ये कायरल नहीं होगा, ओके। दूसरा ये वाले को बोलूं अगर मैं, क्या होगा, तो देखो ये वाला हमारा कायरल सेंटर हो सकता है, कैसे, ये आपका कार्बन है, इसके साथ एक ये ग्रुप जुड़ा है, एक ये ग्रुप जुड़ा है, एक ये जो ग्रुप जुड़ा है, और एक क्या होगा इसके पास हाइड्रोजन, यानी कि 4 अलग अलग ग्रुप है। तो इसे मैं बोलूंगी कायरल कार्बन, तो इसको मैं स्टार से रिप्रेजेंट करूंगी, एक कायरल कार्बन ये हो गया, ओके। दूसरा कायरल कार्बन क्या होगा, अगर ये कार्बन इसको अगर मैं कायरल कार्बन कहूं तो क्या ये कायरल कार्बन होगा, हाँ होगा, हाँ होगा। कैसे होगा, आप देखो यहाँ पर को आपने क्या किया है, एक ग्रुप आपका ये वाला है, ओके, ये एक ग्रुप आपका ये है, ठीक है, एक ग्रुप आपका ये है, ओके, और एक आपका क्या होगा, H होगा। तो यानी कि ये चारों ग्रुप अलग अलग है, तो ये भी हमारा कायरल कार्बन हो गया, समझ में आया। अब ये कायरल होगा, नहीं होगा, क्यों, एक ग्रुप ये, 2 ग्रुप ये, बट यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, तो ये सारे कार्बन कायरल नहीं होंगे, अकायरल होंगे, ओके। अब ये कार्बन क्या होगा, कायरल होगा, बिल्कुल होगा, कैसे, देखो एक ग्रुप ये, 2 ग्रुप ये, तीसरा ग्रुप ये, चौथा हाइड्रोजन, इट मीन ये भी आपका होगा कायरल। तो देखो इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल एटम है, 3 कायरल एटम है, 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 कायरल एटम है, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 2 की पावर 3, और अगर 2 की पावर 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 8। यानी कि इस मॉलिक्यूल का जो आपका मॉलिक्यूल यहाँ पर को दिया हुआ है कौन सा है, 4 सेक ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। इस मॉलिक्यूल में कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, इसके स्टीरियो आइसोमर्स होंगे 8, ये 8 स्टीरियो आइसोमर्स पर एग्जिस्ट करेगा, बस इतना बताना है, ओके। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अब इसका सी पार्ट भी आपका सेम है जैसे आपने ऊपर किया था। यहाँ आपको एक बाइफिनाइल का कंपाउंड दिया है, ये है बाइफिनाइल का कंपाउंड। इस मॉलिक्यूल को आपने क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को आपने बस प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है, वही चीज जैसा आपको मैंने यहाँ पर बाइफिनाइल वाले कंपाउंड में समझाया हुआ था, वही चीज आपने इसकी भी करनी है, ठीक है। तो ये सेकंड 7th क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर ले, इसको भी हम कंप्लीट समझे, तो देखो ये भी हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 8th क्वेश्चन। देखिए 8th क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है। 8th क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ये टॉपिक वैसे मैंने आपको कराया नहीं है, मतलब इस पर मैं आपको लेक्चर अभी प्रोवाइड नहीं करा पाई हूँ, बट मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये आपसे क्या बोल रहा है ना, यहाँ पे आपको 2 कंपाउंड दिए हैं, इन दोनों कंपाउंड में जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे, आपने बताना है कि वो जो हाइड्रोजन एटम्स है वो होमोटोपिक है,
एनेंशियोटॉपिक है या फिर डाइस्टीरियोटॉपिक है। ओके, तो यही चीज आपने चेक करना है। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर आपने ये ऑलरेडी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ। लेक्चर भी अगर अपलोड करना होगा आप मुझे बता सकते हैं। ओके, तो अभी तो टाइम नहीं है, बट जब भी टाइम होगा हम इस पर भी लेक्चर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि हाइड्रोजन एटम को हम होमोटॉपिक कब कहेंगे, एनेंशियोटॉपिक कब कहेंगे और डाइस्टीरियोटॉपिक कब कहेंगे। ओके, जब हमें पता चलेगा कि ऐसा मतलब कब कहेंगे, तब हमें पता चलेगा, तभी तो हम बताएंगे कि हमारा जो गिवन मॉलिक्यूल, जो हमें मॉलिक्यूल यहाँ गिवन है, इन मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन एटम आपके पास होंगे यहाँ पे, ये हाइड्रोजन एटम हमारे होमोटॉपिक होंगे, एनेंशियोटॉपिक होंगे या फिर डाइस्टीरियोटॉपिक होंगे। ओके, तो सबसे पहले आप देखो कि ये कॉन्सेप्ट कहां से आया। ये बोल रहा है कि अगर आपके पास एक अकेला कार्बन एटम है, यानी कि आपके पास एक सिंगल कार्बन एटम है, और इस सिंगल कार्बन एटम में जो अटैच ग्रुप है वो आपकी क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, मे बी होमोटॉपिक कहला सकते हैं, मे बी एनेंशियोटॉपिक कहला सकते हैं, या फिर मे बी डाइस्टीरियोटॉपिक कहला जा सकते हैं, बट इनकी कुछ अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं। ओके, अब क्या कंडीशन होती है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो मतलब ये चीज आप माइंड पर रखिए कि कोई भी हाइड्रोजन को आप होमोटॉपिक, एनेंशियोटॉपिक, डाइस्टीरियोटॉपिक नहीं कहेंगे। किन हाइड्रोजन को कहेंगे, जो एक सिंगल कार्बन एटम से बिलोंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक कार्बन एटम के पास यहाँ हाइड्रोजन है, एक इसके पास हाइड्रोजन है, इन दोनों हाइड्रोजन एटम को ना कभी आप होमोटॉपिक बोलेंगे, ना एनेंशियोटॉपिक बोलेंगे, ना ही डाइस्टीरियोटॉपिक बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब दो हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन से बिलोंग करेंगे। समझ में आया। अब कब होमोटॉपिक बोलेंगे, कब एनेंशियोटॉपिक बोलेंगे, कब डाइस्टीरियोटॉपिक बोलेंगे, तो मैं आपको एक एक सेपरेटली करके पहले आपको समझाती हूँ, देन हम लोग जो पेपर में हमें प्रीवियस पेपर में हमको एग्जांपल दिए उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला है आपका होमोटॉपिक हाइड्रोजन हम कब कहेंगे। ये दोनों हाइड्रोजन मेरे होमोटॉपिक है, कैसे पता चलेगा। ओके, तो होता क्या है, देखो इनिशियली जो आपको यहाँ पे कंपाउंड दिया है ना, ये कंपाउंड आपका कोई कायरल कंपाउंड भी हो सकता है, अकायरल भी हो सकता है। देखो ये वाला कार्बन एटम अगर मैं आपको बताऊं, ये कार्बन एटम मेरा क्या है, अकायरल है, ये कार्बन एटम भी अकायरल है। क्यों है, क्योंकि कायरल कार्बन एटम कब होगा, जब ये कार्बन एटम क्या है, चार अलग अलग ग्रुप से यहाँ पर को अटैच करा होगा। ओके, लेकिन आप देखो ये वाला जो कार्बन एटम है, एक साइड मिथाइल ग्रुप है, एक साइड ये पूरा ग्रुप है, लेकिन दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इट मीन्स ये वाला कार्बन एटम अभी क्या है, अकायरल है। ओके, सिमिलरली ये वाले कार्बन एटम की आप बात करो तो देखो एक साइड मिथाइल ग्रुप है, एक साइड ये पूरा ग्रुप है, लेकिन दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इट मीन्स ये वाला कार्बन एटम भी आपका अकायरल है। तो इनिशियली जो आपको मॉलिक्यूल दिया होता है वो होता है अकायरल। ओके, तो अब होता क्या है, हमने कैसे चेक करना होता है कि हमारे हाइड्रोजन होमोटॉपिक है, एनेंशियोटॉपिक है या फिर डाइस्टीरियोटॉपिक है। ओके, तो देखो होता क्या है, जैसे मैं अभी क्या है ये वाले कंपाउंड की बात कर रही हूँ, तो इस कंपाउंड में मेरे पास दो कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। ओके, तो मैं दोनों कार्बन के रिस्पेक्ट पर बात कर सकती हूँ कि क्योंकि आप देखो दोनों कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, एक ही कार्बन एटम से दो हाइड्रोजन एटम यहाँ भी प्रेजेंट है, दो हाइड्रोजन एटम यहाँ भी प्रेजेंट है, लेकिन मैं क्या सिर्फ एक पे अटेंशन दिखा रही हूँ, मैंने इसको ये वाले कार्बन एटम को छोड़ा, मैं बस इस कार्बन एटम की यहाँ पे बात कर रही हूँ। ओके, अब होगा क्या, मेरे को ये चेक करना है कि ये जो कार्बन एटम है इसमें आपके दो हाइड्रोजन नहीं है, बल्कि कितने हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है, बट सिर्फ दो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, तो मैंने ये दो हाइड्रोजन लिए, एक को मैंने रेड से दिखाया, एक को ब्लू से। ओके, अब मुझे बताना है कि ये दोनों हाइड्रोजन एटम जो मेरे हैं वो होमोटॉपिक है, एनेंशियोटॉपिक है या फिर डाइस्टीरियोटॉपिक है। ओके, तो आपने करना क्या होता है ना, आपने बस दो कंडीशन लगानी होती है, दो केस लगानी होता है। वो केस भी बहुत आसान है, क्या करना होगा, देखो आपने पहले केस में क्या करेंगे, आप इन दोनों में से एक हाइड्रोजन को आप दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर दोगे। मतलब जैसे ये ब्लू वाले हाइड्रोजन है, सबसे पहले हमने किसको किया, रेड वाले को। ठीक है, तो पहला जो केस है ये हमारा केस फर्स्ट, आप इसे समझ लो। केस फर्स्ट में हमने क्या किया, जो हमारा ये रेड वाला हाइड्रोजन है इसको एक दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। हमने किससे, किस ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, हमने एक दूसरा ग्रुप लगाया, कोई भी ग्रुप आप लगा सकते हैं। हमने बोला एक ग्रुप है आपका डी। ओके, हमने क्या किया, पहले केस में इस हाइड्रोजन एटम को डी से रिप्लेस कर दिया, तो देखो स्ट्रक्चर आपका सेम है, बस आपने एक हाइड्रोजन एटम को डी से रिप्लेस कर दिया। ओके, अब केस सेकंड में क्या करेंगे, केस सेकंड में आप दूसरा हाइड्रोजन लेंगे, दो हाइड्रोजन होंगे बोला मैंने आपके पास, तो पहले केस में आपने पहले हाइड्रोजन को दूसरे ग्रुप से रिप्लेस किया, दूसरे केस में आप दूसरे हाइड्रोजन को दूसरे ग्रुप से रिप्लेस करेंगे। तो देखो दूसरे केस में मैंने क्या किया, सेकंड केस में इस ब्लू वाले हाइड्रोजन को दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। कौन सा ग्रुप है, अगेन डी ग्रुप मैंने यहाँ पर लिया है। तो देखो मेरे पास क्या हुआ, पहले केस में मैंने रेड को रिप्लेस किया, रेड के बदले डी लाई, दूसरे केस में ब्लू को रिप्लेस किया, ब्लू के बदले डी लाई। ओके, बस आपने इतना करना है और आपका काम हो जाएगा खत्म। कैसे, देखो मैंने ये दो केस बना दिया, आसानी से बना सकते हैं। अब आपने बस ये चेक करना होता है कि ये दो केस बनाने के बाद जो आपको दो प्रोडक्ट बने, ये एक दूसरे की किस टाइप के बिहेवियर, एक दूसरे के साथ किस टाइप का बिहेवियर शो कर रहे हैं। अगर ये दोनों इमेज एक दूसरे की एनेंशियोटॉपिक, मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, एनेंशियोमर्स होंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम्स है वो क्या है, एनेंशियोटॉपिक है। ओके, अगर ये दोनों इमेज एक दूसरे की डाइस्टीरियोमर्स बनेंगे,
करेंगे तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम, ये दोनों जो हाइड्रोजन है रेड और ब्लू वाले, ये एक दूसरे के डाइस्टेरियोटोपिक हाइड्रोजन है। ओके, और अगर यहाँ पर को आपको क्या मिलेगा कि ये दोनों जो हाइड्रोजन एटम है, सॉरी ये दोनों जो इमेज है वो ना आपकी डाइस्टीरियोमर्स मतलब डाइस्टीरियोमर्स है ना आपकी एनेंटियोमर्स है, ये आपकी आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल इमेज है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर को जो आपके दो हाइड्रोजन की बात की थी, ये दोनों हाइड्रोजन आपके होमोटोपिक नेचर के हैं। ओके, तो बहुत आसान है चेक करना। तो आप क्या करेंगे, देखो आप चेक करो ये दोनों इमेज आपको क्या लग रही है, क्या ये एनेंटियोमर्स है? एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? एनेंटियोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज बनाए और एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। ओके, और डाइस्टीरियोमर्स क्या होता है? ऐसे कंपाउंड, ऐसे इमेजेस जो एक दूसरे की ना मिरर इमेज बना रहे हो ना एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हो। बट आपको ये चीज माइंड पर रखनी है कि अगर आप कंपाउंड को डाइस्टीरियोमर्स बोल रहे हैं या एनेंटियोमर्स बोल रहे हैं तो उन कंपाउंड में कायरल सेंटर होना चाहिए। अब आप बताइए यहाँ पे तो कायरलिटी है ही नहीं, इसके पास कायरलिटी नहीं है, इसके पास कायरलिटी नहीं है। ओके, ये वाला भी आपका कायरल नहीं है। कैसे? देखो ये वाले कार्बन की अगर आप बात करेंगे तो देखो इसमें कौन कौन से ग्रुप है, आपके पास एक डी ग्रुप है, एक ये मिथाइल ग्रुप है, बट दो तो सेम ग्रुप है, दो हाइड्रोजन ग्रुप है। यहाँ भी आपके क्या है, एक डी ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है और दो आपके क्या है, दो हाइड्रोजन एटम है। इट मींस ये वाला जो कंपाउंड है वो आपका अकायरल है। और आपको पता है अगर आपका कंपाउंड अकायरल है तो एनेंटियोमर और डाइस्टीरियोमर बनने के तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि एनोमर होने के लिए मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, वो आपके कार्बन को क्या होना चाहिए, कायरल तो होना चाहिए। डाइस्टीरियोमर के लिए भी कायरल होना चाहिए, बट यहाँ जो आपके कार्बन एटम है वो आपके क्या है, अकायरल है। इट मींस क्या हुआ कि ये वाला जो आपके कंपाउंड बने वो ना आपके एनेंटियोमर्स होंगे ना डाइस्टीरियोमर्स होंगे, क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है। और आप देख सकते हैं ये दोनों इमेज एक दूसरे की आइडेंटिकल लग रही। इट मींस क्या हुई, ये अगर ये दोनों इमेजेस दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के आइडेंटिकल है, इट मींस यहाँ पे ये तो दोनों हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, एक दूसरे के होमोटोपिक होंगे, यानी कि ये दो हाइड्रोजन क्या है, होमोटोपिक हाइड्रोजन हम इन्हें बोलेंगे। समझ में आया? सिमिलरली अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। अब है एनेंटियोटोपिक हाइड्रोजन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो अब मैंने दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है। ये एग्जांपल पे आप देखो ये आपका कार्बन एटम है। ठीक है, ये कार्बन एटम में आपने क्या किया है, इस कार्बन एटम के पास दो हाइड्रोजन है, ये अभी अकायरल है, अकायरल तो होगा ही ना क्योंकि इस कार्बन एटम के पास दो सेम ग्रुप है, दोनों हाइड्रोजन है। ओके, तो ये है आपका अकायरल। अब आपने क्या किया, पहले केस में ये रेड वाले ग्रुप को रिप्लेस कर दिया अगेन डी से, और इस ब्लू वाले को किससे रिप्लेस कर दिया, डी से। अब आपके पास दो कंडीशन बनी, पहले वाली कंडीशन में आपका स्ट्रक्चर सेम है, बस एच के बदले आपने डी रख दिया, रेड वाले एच के बदले डी रखा। दूसरे वाले केस में आपने ब्लू वाले एच के प्लेस में डी रख दिया। ओके, अब देखो ये दोनों इमेज क्या एक दूसरे की आइडेंटिकल है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर को मतलब आइडेंटिकल का केस कहाँ से हम बोल रहे हैं, ये एनेंटियोमर्स डाइस्टीरियोमर्स भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर को कायरलिटी आ गई। कैसे आ गई? इस कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन में यहाँ एक ग्रुप है, सपोज एक एक्स ग्रुप है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक डी ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है। इट मीन्स ये कायरल है। ओके, और ये वाला भी आपका कायरल है। कैसे? एक डी ग्रुप है, एक एच ग्रुप है, एक ही पूरा मिथाइल ग्रुप है और ये एक हो गया एक्स ग्रुप। ओके, इट मीन्स ये दोनों आपके कायरल है। ओके, अब कायरल है तो देखो ये आपके एनेंटियोमर्स भी हो सकते हैं, डाइस्टीरियोमर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि ये दोनों इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रही है या फिर ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। आप देख सकते हैं ये आर कॉन्फ़िगरेशन का है, ये एस कॉन्फ़िगरेशन का है। तो आप मतलब अगर आप इसे मिरर इमेज नहीं समझ पा रहे तो आपको ये भी तो पता है ना कि अगर आपकी दो इमेजेस मिरर इमेज है, इट मींस अगर ये आपका आर कॉन्फ़िगरेशन है, अगर ये एस कॉन्फ़िगरेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों एनेंटियोमर्स ही होंगे। ओके, तो अगर आपके दो मॉलिक्यूल के देखो एक ये है एक ये है, अगर आप इसको सुपर इम्पोज इसकी मिरर इमेज नहीं बना पा रहे, इनको सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे, तो आपने क्या करना है, इनका कॉन्फ़िगरेशन निकाल देना है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। आपने इसका निकाला, इसका आर आया, इसका क्या आया, एस आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे की एनेंटियोमर्स हैं। अगर आर एस आया या फिर एस आर आया तो ये एक दूसरे के एनेंटियोमर्स बन जाते हैं। ओके, अगर आपके आर आर आते या फिर एस एस आते तब नहीं बनते। ओके, तो इसका मतलब ये आर है ये एस है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर्स है। तो आपको क्या पता चला कि यहाँ पे जो ये दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये दोनों क्या है, एनेंटियोटोपिक है। समझ में आया? तो ये क्या बन गए, एनेंटियोटोपिक बन गए। समझ में आया? तो अब आप बोलेंगे ये हाइड्रोजन एनेंटियोटोपिक है। इसी के कॉन्ट्रास्ट में हम लोग डाइस्टीरियोटोपिक्स की बात करें तो क्या होगा, देखो डाइस्टीरियोटोपिक के केस में क्या होता है, आपने सेम चीज यहां भी करनी है। आपके पास एक मॉलिक्यूल है, आपने इस मॉलिक्यूल में क्या किया, पहले देखो ये कार्बन एटम के पास दो हाइड्रोजन है। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि ये दोनों हाइड्रोजन डाइस्टीरियोटोपिक है या फिर नहीं। तो आप क्या करेंगे, पहले एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे किससे, डी ग्रुप से। तो देखो आपको ये इमेज मिली, आपने इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया डी के प्लेस पे। ओके, दूसरे में आपने ब्लू वाले को रिप्लेस कर दिया और ब्लू के प्लेस पे लगा दिया डी। ओके, अब आप बताइए ये दोनों इमेज एक दूसरे की डाइस्टीरियोटोपिक्स है या फिर नहीं है, डाइस्टीरियोमर्स है या फिर नहीं है। तो आपको पता है
कि डायस्टीरियोमर्स बनने के लिए कायरलिटी की कोई भी नीड नहीं होती। कायरलिटी की नीड कब होती है? जब हम लोग एनेंशियोमर्स की बात करते हैं। डायस्टीरियोमर्स पे तो हमें कायरलिटी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये आपके कायरल तो है नहीं, ये क्या है आपके डायस्टीरियोमर्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे की ना मिरर इमेज बना रहे, ना एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों जो हाइड्रोजन एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, ये दोनों हाइड्रोजन एटम क्या है, एक दूसरे के डायस्टीरियोटोपिक है। ओके, तो समझ में आया? बस इतना सा हमने काम करना है, ठीक है। अब मैं आपको क्या कराती हूँ, प्रॉपर एग्जाम्पल पे लेके चलती हूँ। तो एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर को आपको करके दिखा रही हूँ, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो ये वाला मैं कर रही हूँ, ये तो इजी है, आप इसे खुद से करेंगे, प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। तो मैं पहला एग्जाम्पल आपको दिखा रही हूँ। तो एग्जाम्पल आपका कुछ ऐसा है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं, बट मैंने इसको क्या कर रखा है, सिंपल बना के एक लॉन्ग चेन में लिख रखा है, ठीक है। तो क्या है, पहले मिथाइल ग्रुप है, देन कार्बन, ऑक्सीजन, सीओओ ग्रुप, और यहाँ पर को CCl CH3। ओके, अब देखो इनिशियली ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा कायरल नहीं है, ये अकायरल है, क्योंकि इसमें क्या है, दो तो ग्रुप अलग अलग है, लेकिन दो ग्रुप आपके सेम है। ओके, अब हमने क्या करना है, मैंने बोला पहले आप रेड को रिप्लेस करो, देन आप ब्लू को रिप्लेस करो, किसी भी ग्रुप से, आपकी मर्जी। ओके, तो पहले केस में मैंने क्या किया, इस नीचे वाले को यानी कि ब्लू को रिप्लेस किया, ठीक है। तो ब्लू को किससे रिप्लेस कर दिया, कि ब्लू वाले हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया X से। ओके, तो देखो इसको मैं Ha कहती हूँ। तो पहले वाले केस में मैंने क्या किया, Ha को रिप्लेस कर दिया X से, तो मेरा कुछ ऐसा कंपाउंड मिला। मैंने सब कुछ आपका एज इट इज लिखा है, बस Ha की प्लेस पे क्या लिख दिया, X लिख दिया। ओके, अब दूसरे केस में मैंने क्या किया, दूसरे केस में मैंने इसे अगर HB बोलूं, तो मैंने HB को रिप्लेस कर दिया किससे, X से। तो क्या हुआ, देखो इसके प्लेस पर मैंने क्या लगा दिया, X। अब आप देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल, ये वाला सेंटर आपका क्या बन गया, कायरल बन गया। तो आपको पता है अगर ये दोनों सेंटर आपके कायरल बन गए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर को आइडेंटिटी यानी कि होमोटोपिक हाइड्रोजन, या फिर आप बोल सकते हैं डाइस्टीरियोटोपिक हाइड्रोजन की यहाँ बात ही नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों के केस में कायरलिटी का कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है। अगर कायरलिटी आई है, दोनों कार्बन आपके कायरल बन गए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट थे वो आपके क्या थे, एनेंशियोटोपिक हाइड्रोजन थे। तो आप साफ साफ बोल दीजिएगा कि यहाँ पे जो दो आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये दोनों हाइड्रोजन आपके क्या है, एक टाइप के एनेंशियोटोपिक हाइड्रोजन है, ना आपके डायस्टीरियोटोपिक है, ना आपके होमोटोपिक है। तो आपको याद रखना है, होमोटोपिक और डायस्टीरियोटोपिक के केस में कायरलिटी की नीड नहीं है। अगर आपका कार्बन एटम कायरल बन गया, तो उसे आप एनेंशियोटोपिक हाइड्रोजन ही बोलेंगे। समझ में आया? तो सेम केस आपको यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये वाला क्वेश्चन भी बन गया, समझ में आया? होप आपको समझ में आया होगा जितना मैंने आपको समझाया। तो ये बन गया, ठीक है। अब अगले पे बात कर लेते हैं। देखो अगला वाला जो क्वेश्चन है वो टोपोसिटी पे वाला है, ठीक है। टोपोसिटी वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको नहीं पढ़ा चुकी, मतलब नहीं पढ़ाई है मैंने आपको। ये वाला पोर्शन स्टीरियो केमिस्ट्री के कुछ पोर्शन मैंने छोड़ दिए हैं, मतलब मुझसे छूट गए, मैंने खुद से नहीं छोड़े, वो छूट गए मुझसे। तो आप क्या कर लीजिए, आपने ये क्वेश्चन किया होगा, आपने टोपोसिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आप ये क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं इसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करवा देती हूँ। वो ये कि पहला क्वेश्चन आपका जो सी वाला पार्ट है, सी वाला पार्ट आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म। आपने क्या कराना है, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड पे क्या कराना है, ब्रोमिनेशन कराना है, कोल्ड होनी चाहिए और इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। और यहाँ पर को आपने बस इनका कंफर्मेशन वगैरह बनाना है, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में आपने कराना है ब्रोमिनेशन। ओके, तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन कराती हूँ और ये क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पे देखो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग मैलिक एसिड पे दिखाते हैं ब्रोमिनेशन, देन हम लोग फ्यूमेरिक एसिड पे भी डिस्कस करेंगे, सेम चीज है। ओके, बट मेन चीज है आप इसका ये कंफर्मेशन बनाना, ठीक है। तो देखो हुआ क्या ना, आपके पास ये मैलिक एसिड था, आपने ये चीज तो बताया, मैं आपको 10 बार आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स पे बता चुकी हूँ। क्या किया आपने, ब्रोमिनेशन कराया। ब्रोमीन में क्या हुआ, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, यानी कि आपके ब्रोमीन कुछ ऐसे थे। आपने ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है, इसे एक स्पेसिफिक एटम को दे दिया। सपोज मैंने ब्रोमीन को दे दिया, तो क्या बना, ब्रोमीन नेगेटिव। और ये वाला ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन तो ये ले गया, तो ये ब्रोमीन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो आपने क्या किया, इस पॉजिटिव ब्रोमीन का यहाँ पर अटैक कराया, यहाँ भी आपकी क्लीवेज हुई। लेकिन यहाँ पे जो आपका इंटरमीडिएट बना वो आपका नॉर्मल नहीं बना, वो क्या बना आपका साइक्लिक इंटरमीडिएट। ये चीज भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कोई एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना दिया, डबल बॉन्ड को रिप्लेस करा के यहाँ पे एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना ब्रोमीन की वजह से, ब्रोमीन पॉजिटिव की वजह से। ओके, अब हुआ क्या, अब आपके पास बच गया नेगेटिव ब्रोमीन, क्योंकि आपने ब्रोमिनेशन कराना है। ब्रोमिनेशन मतलब एडिशन ऑफ ब्रोमीन ग्रुप, ठीक है। तो इस ब्रोमीन ग्रुप को यहाँ इंट्रोड्यूस कराना है। कैसे इंट्रोड्यूस कराना है, मतलब आपने ये ब्रोमीन के लिए यहाँ पे क्या कराना है, देखो मैं आपको सिंपली बताऊं तो आप कराना क्या चाह रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आप क्या रहना चाहिए चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड था ना, इस डबल बॉन्ड को रिप्लेस करा के यहाँ पे दो चार्ज लाना चाहते हैं,
और ये ब्रोमीन को भी तोड़ के यहाँ पे दो चार्ज लाना चाहता है, ब्रोमीन ऐसे। ओके, अब क्या होगा, एक ब्रोमीन यहाँ प्लेस करेगी, एक ब्रोमीन यहाँ प्लेस करेगी, तो वही आपने यहाँ पर को प्लेस कराना है, बट उसका प्रॉपर मैकेनिज्म आपको वहां पर एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि आपको यहाँ पर एक साइक्लिक इंटरमीडिएट मिला। अब इस साइक्लिक इंटरमीडिएट में आप अपना जो दूसरा ब्रोमीन है, यानी कि ब्रोमीन नेगेटिव जो आपको मिला था, ये ब्रोमीन नेगेटिव का अटैक कराना है। ओके, अब ये जब ब्रोमीन नेगेटिव अटैक करेगी, ये बैक साइड से अटैक करेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, हमने साइक्लिक इंटरमीडिएट इसीलिए बनाया ताकि जो हमारा अटैक हो वो बैक साइड हो। अगर नॉर्मल अटैक कराना होता तो यहाँ पे हमें साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो साइक्लिक इंटरमीडिएट हुआ है, ब्रोमीन आपका बैक से अटैक करेगी, तो क्या होगा, तो देखो आपको दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे, देखो, अगर आपका जो ये ब्रोमीन है ना, ये यहाँ को टूटती है, मतलब ये बॉन्ड आपका यहाँ को टूटेगा, तो क्या होगा, आपका यहाँ पर को क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो क्या आएगा, आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट COH एज इट इज है, हाइड्रोजन एज इट इज है, ब्रोमीन आपका यहाँ को शिफ्ट होगा, इस कार्बन की ओर शिफ्ट हुआ, क्योंकि हमने इसे यहाँ को तोड़ा है, यहाँ को। ओके, और क्या होगा, ये वाले कार्बन के पास पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड क्लीव करेगा। और आपका ब्रोमीन तो एक नेगेटिव एलिमेंट है, तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन को, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हुए चलेगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड बना है वो किसके बीच में बना है, कार्बन और ब्रोमीन। और कार्बन और ब्रोमीन में से नेगेटिव कौन है, ब्रोमीन है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी ओर शिफ्ट होंगे, ब्रोमीन की ओर। तो ब्रोमीन बन गया आपका नेगेटिव, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि ब्रोमीन के ऊपर लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव को किसने बैलेंस कर दिया, इस नेगेटिव चार्ज से, तो ब्रोमीन के ऊपर अभी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, समझ में आया। अब ये कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो ले गया है ब्रोमीन। ओके, अब ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो अब यहाँ पे ब्रोमीन करेगा यहाँ से अटैक। देखो बैक साइड अटैक हुआ ना, एक ब्रोमीन आपका नीचे की ओर है, दूसरा ब्रोमीन कहां से अटैक कर रहा है, ऊपर से। तो देखो यहाँ पे आपने ब्रोमीन लगाया, ये वाले ब्रोमीन ने यहाँ अटैक किया, देन आया आपका COH, देन आया आपका H। तो देखो ये बना आपका पहला स्ट्रक्चर, ये वाला आपको पहला प्रोडक्ट मिलता है। ओके, अब दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कि अगर आपने जो ब्रोमीन का वो किया, ब्रोमीन को जब आपने निकाला, यहाँ पर से जो ब्रोमीन का अटैक कराया, वो कुछ इस टाइप से कराया, यानी कि ये जो ब्रोमीन है वो उस साइड को टूटा, यहाँ को टूटा। ठीक है, तो अगर ये यहाँ को टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर लगेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है ये किसकी ओर जाएगा, ब्रोमीन के साथ जाएगा। अब ब्रोमीन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज तो ब्रोमीन लेगा लेगा नहीं, क्योंकि ब्रोमीन एक टाइप का नेगेटिव एलिमेंट है, इसे क्या चाहिए, नेगेटिविटी, इसे पॉजिटिविटी सूट नहीं होती। ब्रोमीन पॉजिटिव कभी आपने देखा नहीं होगा, बट यहाँ पे ये इंटरमीडिएट है, बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करेंगे, तो यहाँ पे ब्रोमीन के ऊपर हमने लगाया पॉजिटिव चार्ज। तो ब्रोमीन जब यहाँ से बाहर को निकलेगा, तो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के जाएगा, क्योंकि कार्बन तो एक पॉजिटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकता, कौन करेगा, ब्रोमीन करेगा। तो कार्बन के ऊपर लग जाएगी पॉजिटिविटी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ले गया ब्रोमीन, तो ये कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिविटी लगी, तो ब्रोमीन कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर, और बनेगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट। तो देखो COH हाइड्रोजन ब्रोमीन, तो देखो COH हाइड्रोजन ब्रोमीन, और यहाँ पे नीचे आपका हाइड्रोजन, नीचे आपका हाइड्रोजन, फिर आपका COH, उसके ऊपर आपका क्या लगेगा, ब्रोमीन। तो देखो आपको दो टाइप के प्रोडक्ट मिले, यही होता है आपका मैलिक एसिड में ब्रोमिनेशन। ओके, बट मेन चीज क्या है, आप इसका कंफर्मेशन दिखाएंगे, तो आपको क्या दिखाना है कि यहाँ पर आपका कौन सा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, R या S टाइप का। ठीक है, तो आप देखो इसको अगर आप फिशर प्रोजेक्शन में जब आप रखेंगे, प्रोजेक्शन में क्या करते हैं आपको पता है ना, हम क्या करते हैं, बस ऊपर की चीज को नीचे कॉपी कर देते हैं। देखो ये एक कार्बन एटम है, दो कार्बन एटम है, तो पहला कार्बन एटम ये है, दूसरा कार्बन एटम आपका ये है। ओके, और देखो इस कार्बन एटम में तीन ग्रुप है, COH HBr, तो हमने उसे लिख दिया COH HBr। ठीक है, दूसरे कार्बन एटम का लिख दिया हमने, दूसरा कार्बन एटम ये है, इसमें है आपका BrCOH, तो हमने लिख दिया BrCOH। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका फिशर प्रोजेक्शन। सेम ऐसा ही हमने दूसरे का फिशर प्रोजेक्शन भी बनाया। ओके, अब आप देख लीजिए, ये दोनों कार्बन एटम आपके कायरल कार्बन एटम है, और अगर आप इनका, आपने क्या करना होता है, मेन चीज इनके लिए आपने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता है। तो आप चेक कर लीजिए, इस कार्बन एटम के लिए जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होगा वो R होगा। मैलिक एसिड में जो पहला कार्बन होता है, इसके लिए जो आप कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे वो R निकालेंगे, इसका भी आपका क्या होगा, R है। अगर इसका R है तो इसका R है, अगर इसका S है तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी S ही होगा। जरूरी नहीं है कि आपने इसका RR बना दिया, अगर दूसरा साइड का अटैक कराते तो आपका ये क्या होता, कुछ ऐसी दूसरी इमेज बन जाती। तो आप क्या समझ में आ रहा है ना, अगर मैं अटैक मैंने पहले वाले केस में मैंने अटैक क्या करा है, ऐसे करा है, यहाँ की ओर करा है, ब्रोमीन का अटैक यहाँ करा है। ओके, मेरी मर्जी में यहाँ भी करा सकती थी पहले केस में, और इसको यहाँ को तोड़ सकती थी। तो मैं आपको बस ऐसा नहीं कह रही कि पहले केस में आपका RR ही आएगा, मैं ये कह रही हूँ कि अगर इसका R है तो इसका भी R आएगा, अगर इसका S है तो इसका भी S आएगा। किसके केस में, मैलिक एसिड के केस पे। ओके, आपका जो पहला कंफर्मेशन है वो ऐसा होगा,
दूसरा कंफर्मेशन आप चेक करोगे वो आपका क्या होगा, अगर इसका एस है तो इसका भी एस होगा, अगर ऐसा नहीं है कि इसका ऐसा है तो इसका आर आएगा। मैग्लिक एसिड के केस में पहले कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन अगर आर है तो दूसरे का भी आर होगा, अगर पहले का एस है तो दूसरे का भी एस होगा। तो आपने देखा ये तो दो स्ट्रक्चर्स हमें मिले, इनके लिए हमने फिशर प्रोजेक्शन दिखा दिया और आप देख सकते हैं ये दोनों इमेज क्या है, एक दूसरे के लिए आपकी क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, एनेंचोमर्स है। अब आप एक और चीज बताओ, मैंने आपको जैसे पहले भी बोला कि अगर आप मिरर इमेज नहीं बना पाते या फिर सुपर इम्पोज कराने में आपको थोड़ा दिक्कत आता, तो आप बस क्या कीजिएगा, कंफर्मेशन मैच कीजिएगा। अगर इसका कंफर्मेशन आर है, इसका आर है और इसका एस है, इसका एस है, इट मीन्स ये पक्का पक्का एनेंचोमर है। ओके, अगर ऐसा होता इसका आर होता, इसका आर होता और इसका भी आर हो जाता, इसका भी आर हो जाता, तो ये दोनों एनेंचोमर्स नहीं कहलाते। ठीक है, तो आप सुपर इम्पोज करा पाते हैं, मिरर इमेज बना पाते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, आपने देखना अगर इसका आर है, इसका एस है तो एनेंचोमर्स है, इसका एस है, इसका आर है तो एनेंचोमर है। ठीक है, तो उल्टे होने चाहिए, वही होते हैं एनेंचोमर। तो ये आर आर था, ये एस एस है, इट मीन्स ये आपके क्या है, एनेंचोमर पेयर है। ओके, तो ये बना आपका मैलिक एसिड। सेम ऐसा ही आपने किसके लिए करना है, फ्यूमेरिक एसिड के लिए। तो क्या करेंगे, देखो फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मूला आपका मैलिक के सिमिलर होता है, बट ये जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है, सिस वाला है। ओके, ये वाला कैसा है, ये है आपका ट्रांस, इसमें आपके दो ग्रुप क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। ओके, इसमें भी आपने ब्रोमिनेशन करा है, यानी कि यहाँ भी आपने डबल बॉन्ड की प्लेस पे दो बीआर को यहाँ पे प्लेस कर देना है। ओके, अब ये बीआर प्लेस कैसे होंगे, तो देखो यहाँ पे जो हम ब्रोमिनेशन कराते हैं, यहाँ पे भी हमको एक साइक्लिक इंटरमीडिएट मिलता है, हमने ब्रोमीन के साथ साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाया, यहाँ से डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया और यहाँ पर हमारा बीआर नेगेटिव हमको मिला। ओके, अब सेम चीज करना है, बीआर नेगेटिव का हमने अटैक कराना है। अब ये कोई भी पोजीशन में करा सकता है। देखो हमने क्या किया, पहले हमने कहाँ अटैक करा है, पहले केस पे हमने इस बीआर नेगेटिव का हमने यहाँ अटैक करा है। कैसे, हमने क्या किया, इस ब्रोमीन से बोला कि तुम इस साइड को अपना बॉन्ड तोड़ो, यानी कि यहाँ से बॉन्ड तोड़ो। अब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो कैसे टूटेगा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगी, यानी कि ये जो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर शिफ्ट होंगे। किसके ऊपर शिफ्ट होंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन। तो हमने दोनों इलेक्ट्रॉन को किसे दे दिए, ब्रोमीन को दे दिए, जिसकी वजह से ब्रोमीन के ऊपर जो पहले पॉजिटिव चार्ज हम ये देख रहे हैं ये बैलेंस हो जाएगा नेगेटिव चार्ज से, और ब्रोमीन हमको सिंपल के फॉर्म में, सिंपल ब्रोमीन के फॉर्म में यहाँ पे मिलती है। ब्रोमीन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, ब्रोमीन को यहाँ भेजा तो ब्रोमीन, उसके ऊपर हाइड्रोजन, उसके ऊपर COH। दिखा, समझ में आया। अगला, अब क्या हुआ, अगर यहाँ से कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दे दिया तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, ये 4 वैलेंसी वाला था, अभी 3 वैलेंसी वाला हो जाएगा, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर लगेगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि देखो ये यहाँ से हट जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी 3, बट कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4, यानी कि कार्बन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई, कार्बन बना पॉजिटिव चार्ज। अब ये ब्रोमीन इस पर आसानी से अटैक कर पाएगा। तो देखो आपको क्या प्रोडक्ट मिला, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना, ये समझ में आया। ओके, अब दूसरे केस में आपने दूसरी साइड अटैक किया, यानी कि आपने क्या किया, यहाँ से बॉन्ड को क्लीव किया, इस साइड को। ओके, यहाँ से बॉन्ड को क्लीव किया तो क्या होगा, देखो यहाँ से जब बॉन्ड क्लीव होगा तो आपका सेम होगा, ये ब्रोमीन आपका यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से ब्रोमीन चला जाएगा और इस कार्बन के ऊपर लगेगा पॉजिटिव चार्ज, और ये ब्रोमीन आपका यहाँ अटैक करेगा। तो देखो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला, ब्रोमीन, उसके ऊपर COH, उसके ऊपर H। ओके, और यहाँ पे कार्बन, कार्बन के ऊपर ब्रोमीन, ब्रोमीन के ऊपर COH, नीचे आपका H। समझ में आया। तो ये दो हमारे प्रोडक्ट हमको यहाँ पर को मिल गए। इतनी चीज क्लियर आई। अब क्या होगा, इनका सेम हमने इनका फिशर प्रोजेक्शन बनाना है, बता दिया कैसे फिशर। आपको ऐसे लाइन लाइन के ड्रॉ में के केस में, मतलब लाइन लाइन ड्रॉ करके बनाना होता है। तो देखो ये कार्बन एटम यहाँ पे है, ये कार्बन एटम यहाँ पे है, इस कार्बन एटम के 3 ग्रुप मैंने यहाँ लगा दिए, COH BrH, इसके 3 ग्रुप यहाँ लगा दिए, COH BrH। ओके, अब क्या होता है, इसके लिए भी फिशर प्रोजेक्शन जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड के केस में आपको, देखो ये चीज आपको रिवीजन में होनी चाहिए, वहां आप गलत ना कर दें। ठीक है, तो फ्यूमेरिक एसिड के केस में क्या होता है, ये दोनों जो प्रोडक्ट बनते हैं वो आपके एनेंचोमर्स नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे अगर इस कार्बन एटम के लिए जब आप कंफर्मेशन निकालेंगे, एब्सोल्यूट कंफर्मेशन, तो आपको पता चलेगा इस कार्बन एटम का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है R, और इसका क्या होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन S। ओके, और इसके कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सेम चीज, यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका कितना क्या है R, और इसका क्या होता है S, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैंने आपको क्या बोला, अगर R और R, S और R, यानी कि SS सेम होंगे, RR सेम होंगे, तो ये क्या होंगे, कभी भी एनेंचोमर्स नहीं होंगे। एनेंचोमर के लिए क्या होना चाहिए, अपोजिट, अगर इसका R है तो इस साइड S होना चाहिए, अगर इसका S है तो इसका क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। समझ में आया। लेकिन क्या है, यहाँ RS है,
यहाँ भी आपका आर एस है। यहाँ अगर आर एस है, यहाँ एस आर होता फिर भी चलता, लेकिन यहाँ क्या है, आर एस है और यहाँ भी आर एस है। इट मीन्स ये एक दूसरे के एनंटियोमर्स नहीं है। इतनी चीज समझ में आए? ये समझ में आया? तो देखो ये एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है। ये यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे बी आर है। ओके, तो ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स है। वो ऊपर वाले क्या थे, एनंटियोमर्स थे। आपने बस इतना ही यहाँ पर को एक्सप्लेन कराना है, ठीक है। ये चीज समझ में आई? तो यही चीज आपसे यहाँ पर को पूछी गई है। ओके, अब हमारा लास्ट 9th क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लेक्चर आई थिंक बहुत लंबा हो गया हमारा। तो 9th क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो 9th में भी आपके दो पार्ट है, ए और बी। बी वाला पार्ट तो आपका पूरा थ्योरी वाला है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, एनेंशियो सेलेक्टिविटी, डाइस्टीरियो सेलेक्टिविटी पूछी है। मैंने आपको इसका पूरा थ्योरी मटेरियल दिया हुआ है। तो अब हम लोग बी वाले पोर्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, ए वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि काफी इजी है, ठीक है। ये वाला टॉपिक भी मैंने आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर कवर नहीं कराया है, मैं इस पर लेक्चर नहीं प्रोवाइड करा पाई हूँ, बट मैं फिर भी आपको समझा दूंगी आंसर हमने कैसे निकालना है। देखो क्या पूछ रहा है ना, आपसे पूछ रहा है, आपको ये 3 कंपाउंड दिए हैं, आपने इस 3 कंपाउंड में 2 को तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, तीसरा आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो ये पूछ रखा है कि ये जो कंपाउंड है ना, आपने इन कंपाउंड में बताना है कि जैसे ये जो आपके 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, ये आपके कैसे हाइड्रोजन है, प्रो हाइड्रोजन है, प्रो आर हाइड्रोजन है, या फिर प्रो एस हाइड्रोजन है, ठीक है। किसकी वजह से, प्रोकायरलिटी की वजह से, ठीक है। तो अभी पहले मैं आपको प्रोकायरलिटी समझाती हूँ, फिर बताऊंगी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है वो प्रो आर है या प्रो एस है, कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। बहुत इजी है। देखो जैसे आप बताओ, मैंने आपको जैसे अभी होमो ये दिखाया था ना, होमोटोपिक, कहाँ गए, भूले तो नहीं हो ना। ये देखो होमोटोपिक वाला पोर्शन कहाँ गया, एक मिनट रुकिए। ये अभी मैंने आपको होमोटोपिक, एनेंशियोटोपिक, डाइस्टीरियोटोपिक निकालना सिखाया था ना। हाइड्रोजन आपके एनेंशियोटोपिक है, डाइस्टीरियोटोपिक है या फिर होमोटोपिक है। सेम वैसा ही केस आपका यहाँ पे आता है। कैसे आता है मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखो। ये क्या दिखा रहा है, ये है आपका कंपाउंड, जो आपको पहला स्ट्रक्चर दिया हुआ है वही है यहाँ पर को देखो, ठीक है। तो ये है आपका कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन दिखाया ना, इन दोनों, ये दोनों हाइड्रोजन को मैंने क्लासिफाई कर दिया कि ये हाइड्रोजन ए है, ये हाइड्रोजन बी है। ओके, अब होता क्या है ना, देखो आपको सबसे पहले वही करना है जैसे आपने होमोटोपिक, डाइस्टीरियोटोपिक, एनेंशियोटोपिक में किया था। क्या किया था आपने, इन दोनों हाइड्रोजन को, आप ऐसा नहीं कि आप एक यहाँ से हाइड्रोजन उठा रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन उठा रहे हैं, नहीं, आपने वो हाइड्रोजन की बात यहाँ पर को करनी है जो सेम कार्बन से बिलोंग कर रहा है। जैसे हमने इसकी बात की, ये कार्बन से सेम हाइड्रोजन बिलोंग कर रहा है, तो हमने क्या किया, इन दोनों हाइड्रोजन में सेम चीज किया। पहले हमने एक हाइड्रोजन को दूसरे ग्रुप से रिप्लेस किया, फिर हमने दूसरे हाइड्रोजन को दूसरे ग्रुप से रिप्लेस किया। कैसे, देखो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में मैंने क्या किया, इसे मैं एच ए बोल रही हूँ, एच ए को मैंने एक्स से रिप्लेस किया, तो देखो क्या हुआ, एच ए की प्लेस पे क्या आ गया, एक्स आ गया। समझ में आया? दूसरी केस में क्या हुआ, दूसरी केस में मैंने क्या किया, यहाँ पर को एच बी के को किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स से। तो क्या हुआ, एच ए तो आपका वही है, लेकिन एच बी की प्लेस पे क्या आ गया, एक्स आ गया। ओके, तो ये दोनों मेरे 2 टाइप के प्रोडक्ट मिले। ऊपर वाले हम केस में यानी कि होमोटोपिक, डाइस्टीरियोटोपिक, एनेंशियोटोपिक में क्या कर रहे थे, हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि ये दोनों आइडेंटिकल है, एनेंशियोमर्स है, डाइस्टीरियोमर्स है। उसी के बेसिस पर हम कहते हैं कि ये दोनों हाइड्रोजन हमारे होमोटोपिक है, डाइस्टीरियोटोपिक है, एनेंशियोटोपिक है। ओके, बट यहाँ ऐसा आपने नहीं करना। यहाँ आपने क्या करना है, अगर आपकी 2 इमेज बन जाती है ना, अब आप क्या करेंगे, देखो अभी आपका जो ये कार्बन एटम था ना, वो आपका एकायरल कार्बन एटम था। एकायरल मतलब कि ये वाले कार्बन एटम के पास जो 4 ग्रुप है वो अलग अलग नहीं है, सेम है। कैसे, देखो एक ग्रुप ये अलग कंसीडर कर सकते हैं, आप इसको अलग बोल सकते हैं, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन तो आपके सेम है, तो ये वाला कार्बन आपका एकायरल है। ओके, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पर को एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से रिप्लेस करने की वजह से आपको एक कायरल कार्बन मिल गया। तो देखो ये आपकी कायरल कार्बन है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, 4 अलग अलग ग्रुप है, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, एक तीसरा ग्रुप आपका एक्स, चौथा ग्रुप है आपका हाइड्रोजन। ये भी आपका कायरल है। कैसे, ये 2 अलग ग्रुप हो गए, तीसरा आपका हाइड्रोजन, चौथा है आपका एक्स ग्रुप। यानी कि कायरल से कायरल बनने की प्रोसेस को ही आप क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है आपका प्रोकायरलिटी। मतलब आप प्रोकायरलिटी यही समझ सकते हैं कि हमने क्या किया, एकायरल कंपाउंड को कायरल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब ये जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है, इस कायरल कार्बन में जो ये 2 हाइड्रोजन एटम मैंने लगाए थे, ये हाइड्रोजन एटम मेरे क्या है, प्रो आर है या प्रो एस है, हमें कैसे पता चलेगा। अब आपने कुछ नहीं करना है कि ये जो हमारा कायरल सेंटर है ना, इस पे आपने एस और आर कॉन्जुगेशन निकालना है। अगर आपको पता चलेगा कि इस कार्बन एटम में आर कॉन्जुगेशन है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है वो आपके कैसे है, प्रो आर हाइड्रोजन एटम है। ओके, अगर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो आपका कार्बन एटम है, इसके लिए जो आपने एब्सोल्यूट कॉन्जुगेशन निकाला वो निकला एस। ओके, तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे जो आपके हाइड्रोजन एटम थे वो आपके कैसे हाइड्रोजन थे, प्रो एस हाइड्रोजन एटम थे। ये चीज तो आपसे पूछा है कि आपके हाइड्रोजन एटम प्रो आर है या फिर प्रो एस है, तो आपने क्या करना है, बस यहाँ पर को एक एक ग्रुप को एक्सचेंज कर देना है।
एक्सचेंज करने के बाद जब ये आपके कायरल बनेंगे तो आपने इसका कॉन्जुगेशन निकालना है, एस और आर एब्सोल्यूट कॉन्जुगेशन। अगर आर निकलेगा कॉन्जुगेशन, अगर आपका आर आया तो आप बोलेंगे कि आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो आपके कैसे हाइड्रोजन एटम है, प्रो आर हाइड्रोजन एटम है। ओके, अगर एस निकलेगा तो आप क्या बोलेंगे कि आपका हाइड्रोजन एटम कैसे है, प्रो एस हाइड्रोजन एटम है। बस यही निकालना है, इतनी चीज क्लियर आई। तो देखो सेम ऐसे ही आपका दूसरा एग्जाम्पल भी रहता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका, देखो यहाँ पे देखो सेम मैं वही चीज कराऊंगी। आपने क्या करना है, सपोज आप कोई भी कार्बन उठा सकते हैं। सपोज हम इस कार्बन की यहाँ पे बात करते हैं सपोज। ओके, तो ये कार्बन अभी हमारा क्या है, कायरल है। इसको हमने फर्स्टली कहाँ कन्वर्ट करना है, कायरल पे। तो कायरल पे ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो देखो हमारे पास दो केस है। मे बी इसको अगर मैं एच ए बोलूं, इसे एच पी बोलूं, तो पहले केस में मैं क्या कर रही हूँ, एच ए को रिप्लेस कर देती हूँ कोई एक्स ग्रुप से। तो क्या बनेगा मेरा, तो देखो मैं इसे सिंपली इसको क्या बोल देती हूँ, ये बन गया मेरा CH3Br, इसे बोल देती हूँ CH2Br। ओके, तो ये हो गया मेरा एक साइड CH2Br। दूसरे साइड क्या है, कार्बन। कार्बन की एक साइड मैंने एच को रिप्लेस किया एक्स से, तो यहाँ मेरा आ गया एक्स, यहाँ पे क्या आ गया Cl, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन। ओके, दूसरे केस में मेरा क्या बना, वही ऊपर तो CH3Br हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन। कार्बन की प्लेस पर अब दूसरे केस में मैंने किसको रिप्लेस किया, Hb को रिप्लेस किया है एक्स से। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे तो मेरा हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, यहाँ पे Cl एज इट इज रहेगा, लेकिन Hb की प्लेस पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ, अब आपने बस क्या करना है, बोला कंफर्मेशन करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो वही चीज है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये हो गया आपका, देखो Cl क्या होगा, Cl का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, इसे हमने फर्स्ट नंबर दिया, इसको हमने सेकंड दिया कार्बन को। कार्बन के बाद क्या आएगा, हमारा ये जो ग्रुप हमने ऐड किया इसे हमने दिया थर्ड नंबर। और लास्टली हमने ये देखो एक्स, मतलब ये आप कोई हैलोजन ग्रुप मत समझ ले, एक्स मतलब मैं कोई भी ग्रुप कह रही हूँ। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, और हाइड्रोजन तो आपको पता सबसे कम हुआ, तो इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा आपने रखना है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या हुआ आपका, हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो कहाँ को जा रहे हो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, यानी कि आप इसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ आपका, एस कॉन्फ़िगरेशन हुआ। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले आपने किसको दिया, पहला नंबर क्लोरीन को, देन आपने दिया अपने CH3Br को, यानी कि इसको दूसरा नंबर, तीसरा नंबर इसे, चौथा नंबर इसे। ओके, यानी कि आप कहाँ जा रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। ओके, नहीं नहीं, आप कहाँ को जा रहे हैं, देखो आप कहाँ को जा रहे हैं, तो देखो आप कहाँ को जा रहे हैं, आप जा रहे हैं फर्स्ट से सेकंड, ऐसे मत जाइएगा, फर्स्ट सेकंड जाएंगे तो यहाँ ये थर्ड चला जाएगा। तो आप जाएंगे फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से जाएंगे थर्ड, ये कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन कैसा है, ये आपका क्लॉकवाइज है, तो इसे आप बोलेंगे आर कंफर्मेशन। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये निकला आपका एस कंफर्मेशन, ये निकला आपका आर कंफर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो आपके हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है वो आपकी कैसे है, प्रो एस टाइप की हाइड्रोजन एटम है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है वो आपकी क्या है, प्रो आर टाइप की हाइड्रोजन एटम है। इतनी चीज समझ पाए, तो थ्योरी वरी की कोई जरूरत नहीं होती है, आप बस आंसर निकाल दीजिए, नंबर आपको मिलेंगे। तो ये वाला समझ में आ गया, ये वाला निकाल दिया। अब आप ये वाला लास्ट वाला जो है ये आप खुद से करिएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है, वही चीज आपने करना है, पहले इसको रिप्लेस करो, फिर इसको रिप्लेस करो, फिर आप कंफर्मेशन चेक करो, जो आंसर आएगा वो ही होगा आपका। उसी टाइप के हाइड्रोजन होंगे आपके, प्रो आर भी हो सकते हैं, प्रो एस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। तो ये था हमारा पेपर। आई थिंक बहुत ज्यादा हमने टाइम यहाँ पर को ले लिया, बट समझ में आया होप आपको। ठीक है, तो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री की मैंने आपको बोला था क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री की सारी यूनिट्स में आपको कवर नहीं करा पाई हूँ, तो कहीं पे प्रॉब्लम आई होगी तो पूछेगा, हम उस पर भी लेक्चर बना लेंगे। अभी तो इतना टाइम नहीं है वैसे, बट देख लेंगे। ठीक है, तो अभी लेक्चर को फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग, नेक्स्ट हमारे पेपर के साथ। ठीक है, तो अभी फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।